So good afternoon, India. Good afternoon. I hope you people are in the best of spirits, and I'm doing great. I'm your host, dost, and friend philosopher guide for the today's class. ये सचिन गुप्ता और दोस्तों मैं आपकी लिए टेक्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ. And today is our first lecture, and I'm not going to introduce myself to you today, क्योंकि मेरे बारे में नहीं है. It's more about you people. So मेरे बारे में अगर आपको पता करना है तो आप गूगल सर्च पे जाके सी सचिन गुप्ता टेक्स्ट डाल देंगे, आपको वहाँ पर लाखों पेजेस मिल जाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज यू दैट. सो गाइस, पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आज की क्लास में ये रहेगा. पूछूं मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, हमारे कोर्स का नाम क्या है? सर कम ऑन, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन. हमारे कोर्स का नाम क्या है? इजी क्वेश्चन है, आई नो, बट इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन. टेल मी. कोर्स का नहीं, ये आई एम सी सचिन गुप्ता, टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें नहीं. हमारा कोर्स जो हम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक बात है, बोलो भैया. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हैं. दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन से लिंक्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? इस चार्टर्ड अकाउंटेंट में चार्टर्ड का मीनिंग क्या है? गूगल सर्च नहीं करनी, रखो, हाँ फोन बंद करो, गूगल बाबा नहीं. हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड accountant? You know, it's an art of bookkeeping, a person who keeps accounts. I'm not talking about accountant, I'm talking about chartered. हाँ जी, पर्सनल और प्राइवेट. हम प्राइवेट अकाउंटेंट है, कम ऑन. तेज, थोड़ा तेज, बिंदास. प्रोफेशनल एक्सपर्ट. चार्टर्ड मीन्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट, ठीक है, वो हम हैं, नो डाउट, लेकिन और इसका कुछ और मीनिंग है. हाँ जी, क्योंकि अगर हमें मीनिंग नहीं पता किसी चीज का, सोच सकते हो हम आगे वो कोर्स कर रहे हैं, 4 साल हमारी इसमें ब्लड जाएगा, 4 साल हमारा स्वेट जाएगा, 4 साल हमारी मेहनत जाएगी. मेरी भी गई थी. 2001 में मैं बना था सीए, तो मुझे ओवर 20 ईयर्स हो गए हैं सीए बने हुए. वो बात अलग है, दिखता नहीं है मेरे एज से, वो बात अलग है. लेकिन और आई वॉज ऑल्सो रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस वक्त जब रिजल्ट 2% आता था, तो हम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो 2% में क्लियर हुए हैं. जो अब रिजल्ट 8%, 10%, 15% आता है, तो यानी कुछ ना कुछ तो हम लोगों में रहा होगा जब तुम पैदा हो गए थे, जब तुम लोग पैदा, कम ऑन यार, यू वर नॉट इवन बॉर्न. ओह माय गॉड. So I'm not your दादा or something, but still. तो बताइए बच्चों, मुझे चार्टर्ड का मीनिंग क्या है? ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट, ये सब है हमारे अंदर क्वालिटीज. आई थिंक नियरेस्ट आंसर आपका था. व्हाट वाज योर नेम? खुशी का नियरेस्ट आंसर था. चार्टर्ड मींस, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, चार्टर्ड प्लेन. क्या मतलब चार्टर्ड प्लेन का? चलो, प्राइवेट नहीं यार, प्राइवेट नहीं, दोबारा बोलो. हायर्ड प्लेन, a plane which has been specifically hired by a family or a person. So chartered accountant, guys, is an accountant who has been given a specific responsibility by the government to do something. So we are a specific purpose accountant, we are not a general accountant, just like a general mechanic or a specific mechanic. तो एक ऑर्डिनरी अकाउंटेंट में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फर्क ये है कि भाई हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है. तो अगर आपको लगता है कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑथराइज्ड हैं, और अगर वो हम स्पेसिफिक पर्पस पूरा ना करें, तो विल वी बी डूइंग जस्टिस टू आवर प्रोफेशन? नो. तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए. पहली बात तो ये. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, चार्टर्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफक रोल, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए. अगर हमें वो स्पेसिफिक काम करना है तो वी नीड टू बी हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज. माय
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नॉलेज हैज टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड. एक जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पास हो गए सीए बन गए. और वी शुड बी हैविंग अ स्पेसिफाइड और अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज. आपको क्या लगता है, देखो जिंदगी में आप सीए बन रहे हैं, क्या चाहते हो सीए बनने का? व्हाट इज योर एम? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सीए? कंट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब जो सीए बन के कंट्री को प्रमोट करोगे, पहले अपने आप को प्रमोट कर लो. कंट्री तो प्रमोट, जब हम अपने आप को अपना ख्याल रख लेते हैं ना, तो कंट्री का हम ख्याल रख लेंगे. नो डाउट अबाउट दैट. ईच एंड एवरीवन टेक केयर ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री विल शाइन लाइक स्टार. तो ये रीजन तो नहीं है आपका, ये आप बोलने के लिए कह रहे हो, आपका रीजन कुछ और होगा. बताइए. टू अर्न मनी. आई थिंक द बॉटम लाइन इन बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फैमिली में 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट है. माई सगा यंगर ब्रदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ बिग फोर पार्टनर. ही इज अ बिग फोर पार्टनर. ही इज 5 years younger than me. माई ताऊजी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बोथ सन्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. और फैमिली में 2-3 और लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. बचपन से हमें बताया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. हमें तो मीनिंग भी नहीं पता था उस वक्त कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन बने. वो जोश था, जज्बा था. मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा अभी. तो मैं उसी टॉपिक पे रह रहा हूं कि स्पेशलाइज नॉलेज की बात कर रहे हैं हम. पैसा कमाना है. पैसा क्या, 2 तरीके से आपके पास पैसा आने वाला है. एक, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की नौकरी लग जाएगी, 15 लाख की नौकरी लग जाएगी. और कई लोगों की अर्निंग जो होगी वो होगी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. 2 टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है मार्केट में. हमारी जो फैमिली, हमें तो सीखा था भाई ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, हमें बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिल्कुल हटके हो. और फैक्ट यही है, आज भी हमारे सीए इंडस्ट्री में कोई इलेक्शंस आते हैं काउंसिल के, एनआईआरसी के, तो सारे वो लोग हमारे घर पे पहले मत्था टेक के जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा 8-8 वोटे हैं, पूरा नाम इंडस्ट्री के अंदर. तो हम एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम एक स्पेशलाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना. और स्पेशलाइज्ड बनने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए. अगर वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं है आपके पास, आप बन जाओ सीए. फिर फोन आते हैं, सर सीए तो बन गया, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी बता दो. सर 8 लाख की नौकरी मिल रही है, 9 लाख की नौकरी मिल रही है. लेकिन अगर 50 लाख की नौकरी चाहिए, 1 करोड़ की नौकरी चाहिए, तो यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट. दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. ये नॉर्मल सीए बनना कोई बड़ी बात नहीं है. कोचिंग ले लो, आप मुझसे नहीं पढ़ोगे, कहीं और से पढ़ोगे, पढ़ लो. उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता. कोई, मुझे अब 30,000 बच्चे पढ़ा चुका हूं आज, तो 30,000 के 31 नहीं होंगे, वो 30-500 होंगे. आई डोंट माइंड, मुझे जरूरत नहीं है. अब फैक्ट ये है लाइफ का. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना कि ये कोर्स है क्या. तो 2-3 बातें हैं, फिर मैं आगे अपनी चर्चा को शुरू करूंगा. पहली बात तो ये है, इस कोर्स को करने के लिए यू रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. क्योंकि अगर आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं दे पाओगे तो क्लाइंट खुश नहीं होने वाला, आपका बॉस खुश नहीं होने वाला, कोई फायदा ही नहीं होने वाला. एक बार कुलदीप सर को बुलाना जरा. हो गया बेटा, हो गया, ठीक है. थैंक यू बेटा. तो मैं आपको बता रहा हूं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात. अब मैं आपको टैक्सेशन के बारे में इससे लिंक करने वाला हूं बात. आपको पता है कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर 2.5 लाख की एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है. कभी सुना है ये बात? इनकम टैक्स में 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट होती है. कुछ सुनिए ये बात? एवरीवन? नो. अच्छा, बोलो 1.5 लाख की सुनी है. हाँ, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं होता. ये होती है ऑर्डिनरी नॉलेज कि 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगता. तो 2.5 लाख तक कमाओ, इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? 2.5 लाख की लिमिट क्यों है? वाई इज द लिमिट ऑफ 2.5 लाख गिवन? और ये 2.5 लाख की लिमिट गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है? तो इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल इफ यू अर्न इनकम अप टू 2.5 lakhs ईयरली. इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल if you earn income up to 2.5 lakhs yearly, but if you earn more than 2.5 lakhs then income tax is payable. This is ordinary knowledge. इसको पढ़ लो, एग्जाम में पास हो जाओगे और आप सीए बन जाओगे और 8-10 लाख की नौकरी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है.
लेकिन if you really want to earn 1 crore package, which I feel your aim should be that, क्योंकि मेरा एम था तो हम लोग वहां तक पहुंचे। आज गाड़ी है, बंगला है, खूबसूरत बीबी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, माँ भी है। ऐसा नहीं कि तेरे पास क्या, मेरे पास माँ, मेरे पास भी है। तो कहने का मतलब है हम जस्टिस जब कर पाते हैं इस प्रोफेशन में, जब हमारी नीड्स पूरी होती है। देखो, सबको नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है कि सीए बनना इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और ये सपना मेरा भी था कि सीए बनेंगे और लोग मेरे हाथ फैलाते हुए आएंगे, सचिन सर आ जाओ हमारे पास। ऐसा नहीं होता। 3 साल तक मैं भी स्ट्रगल किया सीए बनने के बाद, पैसा नहीं आ रहा था। मैं जाता था, लोग नहीं जी नहीं। फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई कुछ ना कुछ सीए बनने के बाद एक्स्ट्रा होना चाहिए, विच इज नॉट देयर विद अदर पीपल। देखो जी, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं फोन बना लूं तो मैं बढ़िया से बढ़िया फोन बना लूंगा, दूसरी कंपनी में वो फोन के फीचर्स ना हो, मेरा फोन चलेगा। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? अगर मैं स्मार्ट वॉच बना लेता हूं, ऐसी स्मार्ट बनाऊं इसमें टॉकिंग भी हो, वॉकिंग भी हो, कॉलिंग भी हो, चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। अगर मैं कोई वॉलेट बना लूं अच्छी क्वालिटी का, अच्छा ब्रांडेड वॉलेट बना लूं, अच्छी क्वालिटी का बना लूं, चलेगा नहीं चलेगा? लेकिन साला हमारे पास क्या है? कोई प्रोडक्ट है? क्या है हमारे पास? स्किल्स है, नॉलेज है, ज्ञान है। और अगर वो स्किल, नॉलेज, ज्ञान सभी के पास है, क्योंकि सब सीए का थप्पा लगा के बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर और उसमें फर्क क्या है? क्या आपको लगता है अच्छे कपड़े पहनने से हमें नौकरी पे रखेंगे? तो हमें अच्छे हेयर स्टाइल में लेडी गागा की तरह हेयर स्टाइल बना लूं या रणवीर सिंह की तरह कपड़े पहन लूं, ऐसा चलेगा? नहीं चलता भाई। ज्यादा फंकी क्लोथ पहनोगे, बोल रहे थे ये दरवाजा बंद करना सर, इसको बाहर आवाज जा रही होगी। तो ज्यादा फंकी क्लोथ पहनने से कुछ नहीं होगा। जब आप मुंह खोलेंगे ना, उसी वक्त पता लग जाएगा इस बंदे में दम कितना है। और मुंह तो जब खुलेगा ना, जब पता होगा कुछ। तो खाली डिग्री इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। डिग्री के साथ अभी अच्छा ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए, जो मैं चीज कह रहा हूं उसका बीज लगाना का। हमने ये बीज लगाया सीए बनने के बाद। हमें सीए बनने के बाद 3 साल और लगे और स्ट्रगल किया। साला पहले तो 4 साल स्ट्रगल किया सीए बनने में, उसके बाद 3 साल और स्ट्रगल किया समझने में कि भाई सीए बनकर करना क्या है। तो मैं क्या चाह रहा हूं, आज से अगर वो बीज लगाया जाए, हर जगह वो बीज लगाओ, हर सब्जेक्ट में लगाओ, तो आई थिंक स्काई विल बी द लिमिट। इट इज जस्ट लाइक करना तो वो ही है, लेकिन उसका तरीका समझ लें। जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जब हम एसी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, साथ में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है। साला इंस्ट्रक्शन मैनुअल बिना पढ़े अगर हम उस गैजेट को चलाएं तो माल फंक्शन होने की चांसेस है। आपको पता ही है सीए इंडस्ट्री का रिजल्ट क्या आता है। इस बार सीए इंटर में बच्चों ने खून के आंसू रोए हैं रिजल्ट के कारण। 5% रिजल्ट आया, 5%। हमारे टाइम का रिजल्ट आया है। खुश भी था मैं बहुत, क्योंकि रिजल्ट 30% बीच में आ रहे थे और हर बच्चा पास हो रहा था, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। क्योंकि जब 30% रिजल्ट आएगा तो सारा सभी पास होंगे। लेकिन क्या ये कोर्स सभी के लिए बनाए? नहीं। दिस इज कोर्स ओनली फॉर दोज पीपल हु आर रेडी टू गिव देयर सेक्रीफाइस। 5% रिजल्ट। अब ये पूछो अपने सीनियर से, 5% 100 में से 5, तो क्या तुम 100 में से 5 में आते हो? अपने आप को लगता है तुम्हें? फाउंडेशन में तो हमारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, इंटर तो अभी बहुत दूर है, और इंटर के बाद तो फाइनल बहुत दूर है। तो ये अभिमन्यु महाभारत का याद है? चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप सेक्रीफाइस दो और आप अभी 21-22 के मासूम यंग से चेहरे हैं, ऐसा ना हो 30 के बैठे हैं, दाढ़ियां बढ़ गई हैं, मर्द लगने लग गए हो और ऐसा लग रहा है कि आंटी लग रहे हैं, सीए बन गए, सभी सीए कर रहे हैं। हमारे अंदर जोश है, 40 अटेम्प्ट हो जाए, 30 अटेम्प्ट हो जाए, 20 अटेम्प्ट हम करेंगे। भाई ऐसा क्या फायदा है भाई उसका? मैं तो चाहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में बनो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनो, रैंक लेके आओ। अगर 2 ग्रुप दे रहे हो, अरे आज सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बेस्ट पेपर अवार्ड लेके आओ ना यार, लेके आओ ना बेस्ट पेपर अवार्ड। मेरी रैंक आई थी सीए में, सीना तान के बोलता हूं रैंक होल्डर सीए हूं, चाहे वो रैंक 30वीं हो, है ना रैंक, लाओ तुम। वही तो, और ला सकते हो। हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चे में क्षमता है।
लेकिन नहीं, सीए करेंगे, डिग्री ले लेंगे, डिग्री से क्या होगा, आपको डिग्री के साथ कुछ और करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हैं, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हैं, 100 सीए लाइन लगा के, टाई लगा के बैठे होंगे, सर मुझे ले लो, मुझे ले लो, तो मैं क्यों लेंगे, डिग्री तो उसके पास भी है, सर मैं सीए हूं, नहीं चलता ऐसे काम, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, नहीं चलता। कितने लोग बनते हैं सीए, और उसमें से कितने लोगों को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, बताना जरा। जिंदगी में आपने किसी सीए को देखा 1 करोड़ का पैकेज, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में? भाई मेरे तो भाई का पैकेज है, छोटे भाई का। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ तो एक्स्ट्रा हो चाहिए, और वो एक्स्ट्रा तुम सोचते सीए बने, डिग्री तो मिल जाए फिर देख लेंगे। अरे भाई डिग्री मिलते टाइम तो इतना कंपटीशन है कि 2 साल तक नौकरी नहीं लगेगी ना, 2 साल तक, तीसरा कोई लेगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि नई सी आ जाएंगे मार्केट में, फसल बार बार आती है हर साल, हर छठे महीने, साल नहीं हर छठे महीने फसल आती है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरी बात हुई थी बच्चों से बिफोर द क्लास बिगिन, मोबाइल कितने घंटे देख रहे हो, चौंकाने वाले फिगर्स, रोंगटे खड़े करने वाले फिगर्स। बच्चों ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, बच्चों ने कहा पूरा दिन, कुछ बच्चों ने कहा पूरा दिन, मैंने कहा 24 घंटे क्या, नहीं खाना पीना सोना होता है उसके अलावा 16 घंटे। कुछ बच्चों ने कहा कॉलेज जब तक नहीं थे तो 8 घंटे 10 घंटे, अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो 1 घंटा 2 घंटे। उन सभी बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, इतना मोबाइल देखने से तुम्हें मिल क्या आ रहा है? 1 रुपए का तुमने साला पैसे कमाए हो ना उससे, या नाम कमाया हो। मैं भी 10 घंटे मोबाइल करता हूं ना, तो वो सारा मेरी अपनी ब्रांडिंग के लिए, हमारी ब्रांडिंग के लिए, हमारी क्लासेस के लिए है ना सारा वो तो। या तुम जाके झुनझुन वाला हो, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइफ, बट माई I've been inspired by this guy. He was also a chartered accountant. He started from 5,000 rupees and a man of 40,000 crores. 40,000 crores. बाबा स्टॉक मार्केट में कितने लोग आते हैं? लाख। तुम लोगों ने भी शायद कभी कभी ट्राई मारा होगा स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट खोलकर, कुछ किया कभी जिंदगी में? अच्छा वो नहीं किया। तुम वो 99.99% में आते जिनके कपड़े उतर जाते हैं, घर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती है स्टॉक मार्केट में नुकसान के कारण। लेकिन उस बंदे ने नुकसान नहीं दिया, उस बंदे ने 40,000 करोड़ कमाए। कितना परसेंट बंदा हुआ वो? 0.01। ऐसे सीए में है। 99% सीए बनेंगे, लेकिन वो ऑर्डिनरी लाइफ 10 लाख 15 लाख 20 लाख, लेकिन वो 1% परख, स्पेशलाइज नॉलेज वो होनी चाहिए, वो उसके पास थी। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को करना और चीजों को कैसे करना। समझ रहे? तो मेरा उसी पॉइंट पर मैं वापस आऊंगा। 2.5 लाख की लिमिट होती है एग्जेम्पशन लिमिट, आगे उसमें 3 लाख की लिमिट भी होती है, कहीं 5 लाख की लिमिट भी होती है, वो वगैरह वगैरह। देखो पढ़ाई की मुझे चिंता नहीं है, सीए के लगभग मैंने 40-50 बैचेस निकाल चुका हूं। मैं फिर बोल रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मेरे बारे में अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लगेगा अपने बारे में तो सब बोलते हैं। मजा तो जब है जब दूसरे बोले, तो मेरे बारे में तो आप गूगल बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप चेक करना, सीए सचिन गुप्ता टैक्स डालना, वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, वो बात नहीं कर रहा। मुद्दा ये है 2.5 लाख की लिमिट के पीछे का रीजन अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर मैं आपको रीजन बता दूं चीजों का, तो आपको नहीं लगता वो चीज याद करने में चीज आसान हो जाएगी? जैसे मूवी हॉल में जाते हैं, लास्ट मूवी देखी कोई? हाँ जी, हॉल पे नहीं देखी, कहीं देखी ना? तो मूवी जब देख रहे होते हैं तो दिमाग लगाते हैं या अपने आप एब्जॉर्ब होने लग जाता है दिमाग में सब चीजें? तो सीरीज देख रहे हैं आजकल, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कुछ सीरीज तो देखी होगी। कौन सी? मिर्जापुर? तो लास्ट सीरीज कौन सी देखी? यू वॉच सीरीज समथिंग? हैरी पॉटर। तो मूवी जब देखते हैं तो दिमाग लगाने नहीं पड़ता ना, अपने आप चीजें समझ आ जाती हैं। तो मेरी क्लासेस में भी आपको मैं कुछ अपने डिसएडवांटेजेस बता दूं। मैं आज ना एडवांटेज बताने नहीं आया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं आग लगा दूंगा,
मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं अपने आप को आज खाली डिसएडवांटेजेस बता दूंगा, मेरी क्लासेस के डिसएडवांटेजेस क्या। आ जाइए, लिख लीजिए या देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे राइटिंग का यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो मुझे 1-2 दिन प्रैक्टिस के लगेंगे, तो राइटिंग को देख के प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लेना। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग फ्रॉम सीए सचिन गुप्ता। मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं, अगर ये डिसएडवांटेजेस एक्सेप्ट करते हैं यार। अब ये राइटिंग का सिस्टम थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। रैंक होल्डर तो बेटा पता ही है, बाबा क्या चिल्ला रहा हूं, एक बार बता दिया मैंने। चलिए जी, फर्स्ट है मेरी क्लासेस में रट्टाफिकेशन नहीं होने वाली। मेरी क्लास में रट्टाफिकेशन नहीं होती, ये मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं क्लासेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग करवाता हूं भैया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस, चाहे 10 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, 15 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, मैं समझाऊंगा। तो अगर आपको रट्टाफिकेशन चाहिए, डोंट अटेंड माई क्लासेस, अटेंड एनी टीचर जो आपको किताबों से पढ़ाते हैं। आपको टेक्स्ट के टीचर मिलेंगे, किताब खोलेंगे, अंडरलाइन करवाते रहेंगे। भैया नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं आपको क्लास में ही टेक्स्ट के सारे नोट्स डिक्टेट करवाऊंगा और लिखवाऊंगा, चार्ट्स बनवाऊंगा, टेबल्स बनवाऊंगा, और बुक मिलेगी आपको। बट हम बुक को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देते, वो तो सेडेंटरी है, वो तो लिख दिया गया है। तो मेरे पास क्लास के अंदर ही हम सबको 4 रजिस्टर्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपके भरने वाले हैं। तो अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है, मतलब जो टीचर बैठ जाते हैं यहाँ पर और बुक से अंडरलाइन कर रहा हो, बच्चे सो रहे हैं, भैया मेरी क्लास में आपको नींद नहीं आ सकती। तो ये दूसरा मेरा डिसएडवांटेजेस है। मैं लिखवाता हूँ सो दैट मुझे ये पता है बच्चा हाथ से लिखेगा, चीज़ याद रहेगी। जैसे पिक्चर हॉल की बात मैंने करी, आप मूवी देखते हैं, अपने आप याद रहता है, आपको कुछ लिखने के वहाँ पर समझ आ जाता है, अब आप घर में आकर लिख लो। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये। तीसरा बेटा, मैं कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, सॉरी। मेरा एक दूसरा डिसएडवांटेज है, क्लास में ही 1000+ क्वेश्चंस हम क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप वो उस टाइप के स्टूडेंट हो जो सर क्लास में प्रैक्टिस मत करवाओ, घर में अपने आप कर लेंगे, सही करें गलत करें, तो बेटा मेरा तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि क्लास में ही 1000 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं कि सर क्लास में प्रैक्टिस नहीं करनी, घर में करेंगे आराम से, तो क्लासेस अटेंड ना करिए प्लीज, ठीक है। चौथी बात, टेस्ट मैं पक्का लूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है प्रॉब्लम बच्चों को यही आ रही है। आपने कभी नोटिस किया, एक बात पूछूं, तुम इतना साइलेंट रहते हो हमेशा, हंसते भी नहीं हो, है साइलेंट थोड़ा हो, ऐसा क्यों? फोकस। व्हाट्स योर नेम डियर? सुमित। अच्छा, मेरे ब्रदर का नाम भी सुमित है, चलो क्या बात। अच्छा जी, आपने कभी नोटिस किया, पूछूं, पर्सनल क्वेश्चन है, आंसर कर दोगे क्लास में, रिकॉर्ड हो रही है? अच्छा नहीं, मैं तो एक गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, 12th में हमारे अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज कितनी आती थी 12th में? 90 अबव? क्या बात है। हाँ जी सुमित, 80, तो अप्रोक्सीमेटली 80+ मार्क्स सबके आ जाते हैं 12th में। हाँ जी, आपके? वो अप्रोक्स 80 हो गया, राउंड ऑफ, वो 90 वालों को 80 पे ले आया मैं, 80। बीकॉम और इसके अंदर कितने मार्क्स आए अप्रोक्सीमेटली बीकॉम के अंदर? अरे फर्स्ट का सेमेस्टर का तुम्हें कितना लगता है आएंगे, ये तो बताओ। 80 तो नहीं आने वाले भाई, 60 फर्स्ट डिवीजन के लिए 60। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 60 भी फर्स्ट डिवीजन है, 50 55 जहां तक जाए बात, सही कह रहा हूं। मेरे आई थी फर्स्ट डिवीजन बीकॉम ऑनर्स में। देखो मैं तो बचपन से पढ़ाकू कीड़ा रहा हूं, पढ़ाई का कीड़ा रहा है, पढ़ाई और पढ़ाता भी हूं, तो आई वॉज वेरी गुड इन थ्योरी। तो अब इनकम टैक्स भी तो थ्योरी को प्रैक्टिकल करता है, लॉ है उसको प्रैक्टिकल करना है। तो भाई बीकॉम के अंदर आ जाते हैं 60 से लेकर 50। उसके बाद आई अपन लोगों का सीए कोर्स,
हालत देखो कहां, 80% वाला बच्चा, 90% वाला बच्चा गिर के रह गया 60-50 बीकॉम, और बीकॉम के बाद भाई सीए कर रहा है क्या, 30% से 50% का वांदा है इसका। कहां बच्चा 90% वाला 60 पे, 60 से 30 पर, ये क्या हो गया भाई, ये इतनी ड्रास्टिक परफॉर्मेंस गिर कैसे गई, कभी नोटिस किया तुमने? मैं एक एक चीज को लाइफ में बारीकी से ऑब्जर्व करता हूं, और वही रीजन है मेरी सक्सेस का। क्यों? वही बच्चा 95 लाता है 12th में, 60 लाता है बीकॉम में, और सीए में वांदे लग रहे हैं, पास तक नहीं हो पा रहा। क्यों? आपके सामने है। वाई दिस सडन ड्रॉप इन द परसेंटेज विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years? 95% वाला सीए में फेल। जो धक्का लगता है ना उसको, उसके आत्मसम्मान को, उसके इज्जत को, कि भाई मैं क्या टॉपर होता था और सीए वालों ने मुझे जमीन पे लाके गिरा दिया, बहुत दुख होता है। आप कभी फाउंडेशन में रहे होंगे ना, तो पता चला होगा आपको कि भाई फेलियर, और वो तो चलो फेलियर तुम रहे हो, अच्छा कोई नहीं, हाँ जी, अच्छा, तो जब कभी भगवान ना करे, खुदा ना करे, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रहे, बच्चे रोते हुए फोन करते हैं ना तो दिल मेरा रोता है, कसम से कह रहा हूं, आई फील सो बैड। लेकिन फिर याद आती है भाई टीचर की बात मानी नहीं, टीचर रोता रह गया, भाई पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, क्योंकि समझ तो सब में आनी है, 2 अटेम्प्ट के बाद आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी के 2 अटेम्प्ट भी लगे, पहले अटेम्प्ट में बने। टीचर हमारे भी रोते थे, हमने उनकी बात मान ली। लेकिन आजकल के बच्चों में ना, और पुराने बच्चों में, जब हम पुराने बच्चे थे, फर्क ये था, हम टीचर को बहुत सम्मान, मान, वो तुम ना दो, आई डोंट केयर, बट बहुत मानते थे उनकी बातें। आजकल के बच्चों को क्या है, अपने से ज्यादा किसी को अक्लमंद समझते ही नहीं है, वो समझते कि भाई हमें ज्यादा पता है। भाई टीचर है, 20 साल पुराना सीए है, रैंक होल्डर है, 2%। जब जिस अटेम्प्ट में मैं सीए बना ना, 404 पे रैंक आई थी सीए फाइनल में, 404 पे, 800 में से 404 पे रैंक आई थी। जो अब रैंक आती है 550 नंबर पे 800 में से, तो यानी कि जो सीए बना 400 पे, तो सीए बना 800 में से, 401 पे भी सीए बना, 2 पे भी बना, 404 पे क्या आ गई उसकी रैंक। हम उस अटेम्प्ट से निकले हैं। साला कॉस्टिंग का पेपर में एफएम आ रहा होता था, लॉ के पेपर में टैक्स आ रहा होता था, ये काम करता था इंस्टीट्यूट उस वक्त। पेपर दे रहे हो टैक्स का, उसमें लॉ के क्वेश्चन आ गए, लॉ का पेपर दे रहे हो टैक्स के क्वेश्चन, क्योंकि जो ग्रुप 1 तैयारी नहीं करी उसको ग्रुप 1 के क्वेश्चन सेकंड में डाल रहे हैं। तुम्हारा तो वो टाइम नहीं है। रेवड़ियां बांट रहा है इंस्टीट्यूट, रेवड़ियां, और तुम रेवड़ियां भी पास नहीं हो सकते, तो डूब मरो जाके। अब सुनो जी, तो ये परसेंटेज ड्रॉप क्यों हुई बताओ भैया, व्हाई दिस सडन ड्रॉप इन द परसेंटेज? नहीं, टेस्ट्स, ये रीजन है। स्कूल में क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, साला इतनी बार टेस्ट दे देता था, प्रेशर इतना होता था कि अब चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। आई सी माई डॉटर, वो इतने टेस्ट होते हैं स्कूल में, रोते रोते पढ़ती है, लेकिन कंपलसरी होते हैं तो बच्चा अपने आप पढ़ लेता है। बीकॉम में सेमेस्टर होते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो पढ़ाई कर लेता है बंदा। हमारे टाइम वो भी नहीं होते थे बीकॉम में तो। और सीए में क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्कूल तो है नहीं भाई, डंडा लेके खड़े हैं, बेटा टेस्ट दे दे, बेटा टेस्ट दे दे, सेल्फ मोटिवेटेड होते नहीं हो, और टीचर भी पढ़ा पढ़ा के थक जाता है, वो भी कितने टेस्ट लेगा। और चक्कर के जहां सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। यहां पर गलतियां नहीं पता चलती, और बच्चा एग्जाम में देता है 2-3 अटेम्प्ट के बाद, फिर वो समझ जाता है गलतियां ये कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि 2-3 अटेम्प्ट लगे, इसलिए आई विल बी टेकिंग रेगुलर टेस्ट। सो प्लीज, इफ यू थिंक दैट यू वर नॉट एबल टू गिव द टेस्ट, डोंट अटेंड माई क्लासेस। और 5वां, मैं अपनी क्लासेस को एंटरटेनिंग रखता हूं, बोरिंग नहीं रखता हूं। अब मेरी प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता लग गया होगा 15-20 मिनट में, सारी क्लासेस ऐसी ही जाने वाली हैं, एंटरटेनिंग। टीचर नहीं समझो मुझे, अपना बड़ा भाई, फ्रेंड, बाप, दादा, जो समझना हो समझ लो, बट इट शुड नॉट बी बोरिंग। तो माई क्लासेस विल नॉट बी बोरिंग, इट विल बी एंटरटेनिंग,
क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो रटवाने का है ही नहीं। और इंटरैक्टिव सेशंस मैं क्लास में रखूंगा, मैं आपको भरपूर चांस दूंगा बोलने की। अभी तो आज नहीं बोलने की चांस दूंगा, आज तो मेरा काम है बोलने का। तो आज तो आप ये परखने भी आए हो सचिन से पढ़ाते कैसे हैं भैया, भैया पता तो नहीं चले। अभी 4 जगह डेमो और लेके आएंगे, अभी यहाँ पर भी आएंगे, फिर पता लगाएंगे, अपनी अकल लगाएंगे। कंफ्यूजन बहुत है, अभी बच्चे कह रहे थे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई ये 5 और 6 बातें हैं मेरी। अगर आप ये कबूल है, वो कहते हैं ना डू यू कबूल है वहां पर होता है, या डू यू एक्सेप्ट, हाँ दिस डू यू एक्सेप्ट दिस एज योर लीगली वेडेड वाइफ और वेडेड हस्बैंड, वो क्रिश्चियंस में होता है। तो अगर ये कबूल है ना तो आना अगली क्लास में, नहीं तो बाकी ठीक है भैया, अपना अपना रास्ते, तुम अपने रास्ते, मैं तो इधर ही रहूंगा, वो हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, दीज आर माई क्वालिटीज, नो रट्टाफिकेशन द क्लासेस, नोट्स चार्ट्स टेबल्स, बुक्स तो ऑब्वियसली यू विल गेट, बुक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास क्वेश्चंस बुक में होंगे। क्लास में हम प्रैक्टिस कर लेंगे 1000 के आसपास, क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो ये 90% लाने के लिए पर्याप्त है। और अगर आपने 10-5 क्वेश्चन और कर लो तो 100% आ सकते हो। टेक्स्ट में बेस्ट पार्ट है, यू कैन गेट 100, दिस इज द बेस्ट थिंग, टेक्स्ट में यू कैन गेट 100 इजिली, यू कैन गेट 100 इन टैक्सेशन। इनफैक्ट कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 100 आते नहीं है, लेकिन यू कैन स्कोर 100। बच्चे 95, 92, 90 पे अटक जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज ये आपकी एग्रीगेट को निकाल के कम से कम प्रॉब्लम दूर कर देगा। तो ये कुछ मैंने आपको अपने बारे में बताया, और ये चीजों से ही आपके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पहली बात। और अभी तक मैंने आपको वो 2.5 लाख वाली बात नहीं बताई। 2.5 लाख की लिमिट देने के पीछे सरकार की जो नियत है या इंटेंशन है वो ये है गाइस, मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स, ये इकोनॉमिक्स एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था साइंस में, 9th, तुम स्कूल गए हो सब, बिजनेस स्टडीज में था ये मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स, सुना होगा ये सुमित, मैं खींच के मारूं कान के नीचे। मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड, पहले हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, फिर हम अपनी सोसाइटी या सोशल नीड्स पूरी करते हैं। पहले पेट भरोगे, फिर फ्रेंड को बुलाओगे, आजा शाम को पार्टी करते हैं, सोशल नीड्स, फिर अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स जो भी कह लो, और फिर लग्जरी नीड्स, एग्जैक्ट मुझे पूरा, फिर लास्ट वाली मैं उस पे आ चुका हूं 5th पे, ये तो सब पूरा हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि भाई हम क्यों आए धरती पर, वाई वी हैव कम ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उस बारे में तो आपकी अभी तुम तो तुम लोग तो अभी तो बेसिक पे ही हो, अभी तो तुम्हारा ये होगा कि भाई पहले तो 2 दूनी 4 हो जाए। ये रीजन है 2.5 लाख की लिमिट का। बेसिक नीड्स, यस, पहले तो रोटी कपड़ा मकान पूरा करें भाई, तो 2.5 लाख तक सरकार कहती है कमाओ अपने पास रखो, हमें शेयर नहीं चाहिए। क्यों? भूखे पेट भजन नहीं होता, रखो। तो ये मुकेश अंबानी को भी मिलेगी लिमिट, और एक बैगर को भी लिमिट मिलेगी। कई बच्चे बोलते हैं ये लिमिट जो दी जाती है ये गरीबों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है भाई, रोटी तो मुकेश अंबानी भी खाएगा, सोने की तो नहीं खाएगा, आटे की खाएगा, वो आटा अच्छी क्वालिटी का हो चाहे, बट ही हैज टू ईट। तो बेसिक सस्टेनेंस नीड के लिए ये लिमिट दी जाती है, और यही फर्क है एक ऑर्डिनरी सी में और नॉलेजेबल सी। एक और एग्जांपल देता हूं, हमारी इनकम टैक्स एक्ट जो हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमारी भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इससे पहली और सबसे पहली इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में आई थी, वो तो पता नहीं होगा, पता है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट, टैक्सेस नहीं, इनकम टैक्स एक्ट मैं बता दूं, वो आई थी सबसे पहली इनकम टैक्स का कानून हिंदुस्तान में आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1860। मैं आपको ये रटवा देता हूं, एमसीक्यू में आ गया। पहली इनकम टैक्स एक्ट कब आई? बोलो 1860, 1800 हो गया यार, पास हो गए। मैं एग्जाम्पल
इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया 1860 में क्यों आई है, ये नहीं पूछो क्यों आई, ये नहीं आई है, मैं वो टीचर नहीं हूं। तो आपके पास पूरा राइट है, एक बार, दो बार, 100 बार पूछो क्यों, वाई, और जिसने वाई सीख लिया वो राकेश झुनझुनवाला बन जाता है, 40,000 करोड़ का आदमी, और वो सीए बन जाता है नॉलेजेबल, क्योंकि उसने सब चीजों को समझ लिया। फिर आंखों में आंखें डालता है वो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या देख भाई मुझे सब पता, तू बता तुझे कितना पता है। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, अपने आप निकलता है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम्हें सब कुछ आता है लाइफ में तो किसी के बाप से डरोगे, जहां बैठोगे वहां पैसा खो निकालोगे। डर क्यों है लाइफ में? डर क्यों है लाइफ में? क्योंकि डर यह है कि दोबारा से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए लड़का इज गोइंग अराउंड विद अ गर्ल, यू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड विद अ गर्ल, पीपल आर कूल, यू नो कूल, आजकल के बच्चे वैसे कूल हैं। तो इज गोइंग अराउंड विद अ गर्ल, टेंशन है या वो चली गई तो क्या होगा भाई, दूसरे आ जाएगी, या कोई इसका बॉयफ्रेंड है, अरे यार चला गया तो आई विल नॉट लिव विदाउट हिम मैन, अरे क्या हो गया दूसरा आ जाएगा, डर नहीं है ना, तो फियर ही तो मार रहा है। लेकिन तुम्हें सब आता है, तुम एग्जाम में रह भी गए खुदा ना खास्ता, कोई नहीं मुझे तो आता, अगली बार क्लियर हो जाऊंगा, तो डर ही तो मारता है लाइफ में। और डर कब होता है? जब कॉन्फिडेंस नहीं होता। डर उसी को है जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, और कॉन्फिडेंस किसके पास है? जिसका फियर नहीं है। और फियर क्यों नहीं है? नॉलेज है। अब मैं आपको बताता हूं 1860 में क्यों आया। चीज वही है, 5 मिनट लगेंगे मुझे और हर प्रोविजन के पीछे की रीजन बताने में। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलते हैं? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी मींस जरूरत, आवश्यकता ही जननी है आविष्कार की। मेरी हिंदी भी अच्छी है, मेरी 2 ही लैंग्वेज आती है मुझे, और दोनों में मेरी पूरी 100% कमांड है, हिंदी और इंग्लिश, और मैं उसी में पढ़ाता हूँ। ये भी डिसएडवांटेज है मेरा, मैं फ्रेंच में नहीं पढ़ाता, मैं जर्मन में नहीं पढ़ाता। कई टीचर्स टेक्स्ट के पढ़ाते हैं जर्मन फ्रेंच में, को समझाते को समझ ही नहीं आ रहा होता, बच्चे सो रहे होते हैं। तो जब मैं खुद नहीं सो रहा तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा, तो मेरी क्लास में नींद नहीं आएगी बेटा। ये मेरा 7वां डिसएडवांटेज, ठीक है। हाँ जी, 1860 में क्यों आया? हाँ जी, हाँ क्या बात है बच्चे, अमेजिंग। 1860 में, 1857 में मंगल 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 पांडे साहब थे जी, मंगल पांडे साहब। ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, ये तो पढ़ी होगी तुम लड़ाइकों ने हिस्ट्री, तो स्कूल तो गए नहीं तुम। जानते, अरे यार 12th में तो नहीं थी, कॉमर्स विद मैथ्स लिया था मैंने। तो मंगल पांडे ने 1857 में गदर किया था। गदर मींस, एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, ही इज माय फेवरेट एक्टर, दो आजकल बेचारा, हाँ गदर एक प्रेम करता, सनी देओल वाली नहीं कह रहा मैं, मंगल पांडे मूवी। हाँ हाँ, इतना तूने पढ़ाई में दिमाग लगाया था, कहां से कहां पहुंच गया था तू आज, है सनी देओल की मूवी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मंगल पांडे के 1857 में गदर किया था, ब्रिटिश सरकार की नाक में दम दे दिया था, और ये विद्रोह की अग्नि पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड मनी टू क्रश द एजिटेशन, दे नीडेड मनी। इंग्लिश तो आती है तुम लोगों को, या पूरा हिंदी में बोलूं मैं? हाँ जी आती है, चलो एक ऐसे सुनाओ काऊ के ऊपर, काऊ के ऊपर ऐसे इन इंग्लिश, इन 5 लाइन्स यू हैव टू स्पीक। काऊ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, हैं गऊ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ऐसा है, ऐसा ही है। डोंट वरी। तो मंगल पांडे ने 1857 में गदर किया था। जेम्स विल्सन साहब, जेम्स विल्सन साहब उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे,
जैसे हम निर्मला सीतारमन जी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस टाइम पर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स 1860 में। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए था। पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि सोल्जर्स मंगवाने थे इस एजिटेशन को क्रश करने के लिए, गोले बारूद पिस्तौले बंदूकें मंगवानी थी। तो हिंदुस्तान में पहली बार 1860 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और जब जाके आज कितने साल हो गए, 2022 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस साल इनकम टैक्स की हिस्ट्री के हैं। और फिर 1860 में आया, 1886 में आया, 1918 में आया, 1922 में आया, 1961 में जो आया वो ताजा तरीन लेटेस्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं। ये बदल क्यों गए? अरे कंपनीज एक्ट नहीं बदला 56 वाला 13 में। हर 10-20 साल बाद फैशन बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, शक्लें बदल जाती हैं। आपने मेरी फोटो देखी होगी पहले, वो विदाउट फ्रेंच कट थी, अब फ्रेंच कट आ गई। तो वो हर 10-20 साल बाद तो बदलाव आ जाता है ना। तो ये परिस्थितियां, अब ये 61 वाली एक्ट भी सरकार की प्लानिंग है बदली जाए। जीएसटी आ गया, हमारा एक्साइज, हमारा वैट, हमारा सेंट्रल सेल टैक्स सब चले गए। तो हर 10-20 साल बाद फैशन में बदलाव आता है, परिस्थितियों में। पहले टेक्नोलॉजी कहां थी इतनी, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, बिटकॉइंस आ गए। पहले बिटकॉइंस है तो इनकम टैक्स में भी तो अमेंडमेंट कर करके जैसे बार बार अमेंडमेंट करते चले जाओ एक कागज पर, कितनी चेपियां लगाओगे। जैसे आपके पास कोई पुराना कपड़ा है, पुरानी टी शर्ट, पुराना पजामा इतना फट चुका है, बार बार सिलवाते हो, बार बार उसको रफू करवाते हो, कपड़ा तो खत्म हो गया, रफू रह गया उसमें। तो फिर बेटर क्या है, वी शुड रिप्लेस। दैट इज द रीजन एवरी 20-30 years the acts get replaced. The latest act we are going to study is 1961. So this was more about my approach going forward, and I firmly believe every single person of you has the capacity to go to the next level, but consciously decide करना पड़ेगा। क्योंकि ये लेसन मैंने लाइफ से लर्न किया है, अपने आप कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि हम सीए बनेंगे और चीजें अपने आप होती रहेंगी, नहीं। हमें अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है। और ये चीजें अगर अभी से स्टार्ट करोगे ना, सीए कोर्स अभी इंटर में आए हो आप ताजे ताजे, फाइनल तक आपको ये चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। और क्लियरिंग द पेपर विल नॉट बी डिफिकल्ट। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स निकलते हैं ना, वो बच्चे ये नहीं सोचते कि पास हो फेल हो, देयर मोर इंटेंशन इज सर हमारी रैंक आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या चाह रहा हूं कि आप लोग मेरी क्लासेस के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये बीज लगाना स्टार्ट करें। इंटर में स्पेसिफिकली, फाउंडेशन तक तो चलो, 12th तक तो रट्टाफिकेशन अप्रोच चल जाती थी। ऐसा होता है क्योंकि वहां पर एमसीक्यू पेपर भी है। अब यहां पर आपका पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है, आंसर्स लिखने वाले हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चीजों को धीर गंभीरता से समझें, उसके पीछे के लॉजिक्स, रीजनिंग समझें, काम टाइम से करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, और थिंग्स विल बिकम इजी। लाइफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज ओनली डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल who are not following the teacher's path, and person who are following the teacher's path will never fail. I'm telling you, they will never fail. चलिए, so guys, थोड़ा सा मैं आपको पेपर के बारे में बता दूं. It's very important. Today is the first class. You get to know about the teacher's approach. You get to know about the paper, so that at least your decision making can become clear. So guys, our paper 4 of CA Inter Group 1 is taxation. That will be taken by me. And it is divided in two parts, part 1 and part 2. Part 1 is of direct taxes of 60 marks and part 2 is of indirect taxes 40 marks. Direct tax consists of income tax, whereas indirect tax consists of GST. This breakup is not 50-50 but 60-40. Remember this. You knew this about, इसके बारे में पता था? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा इनकम टैक्स, और मैं अपनी क्लासेस में इनकम टैक्स से शुरू करूंगा क्योंकि ये 2/3 ऑफ द सिलेबस है। एक बार इनकम टैक्स खत्म हो गया तो 40 नंबर का जीएसटी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर पैटर्न के बारे में आपको कुछ गाइडेंस में दे दूं। पेपर इज सब्जेक्टिव 70 एंड ऑब्जेक्टिव 30। सब्जेक्टिव का मतलब है हमारा जो पेपर है
100 नंबर में से 70 नंबर का पेपर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वट एवर इट इज, एंड 30 इज ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स MCQ। और ये दोनों में है, 60-40 में भी। तो 60 जब आपका इनकम टैक्स को 70%, 42 नंबर, 60 में 42 नंबर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और 60 में आपका 18 नंबर MCQ। ऐसे 40 के अंदर 28 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर्स GST में, और 12 नंबर MCQ। ये बात लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, लिख लीजिए, चीजें लिखी रहेंगी, याद रहेंगी। उसके बाद दोबारा से मैं डिस्कशन क्यों करूंगा इस बातों में। आई बस वांट एवरीथिंग टू बी रिटन इन द क्लास। क्लास में ही 99% सारा काम हो जाएगा, सारे प्रोविजंस क्लास में हो जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और जो बच्चा क्लास में ही अगर टेंशन दे देगा तो 90% का, मैं कोई दावा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक है कि आप 90% स्कोर आराम से कर सकते हैं क्लास में ही अगर आप अटेंशन दे दें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन इन द क्लासेस। हाँ जी, कोई क्वेरी? बोलो बोलो। कुछ नहीं तो पे अटेंशन इन द क्लासेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 साल कर्फ्यू लगा लो अपने घर में, बस अब मौज मस्ती के दिन खत्म। अनफॉर्चुनेटली अब आपको गुरुकुल की तरह तैयारी करनी पड़ेगी 4 साल, नहीं तो 4 के 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, आपकी मर्जी है, वो तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये 4 साल गुरुकुल की तरह है, फैक्ट है। अगर मस्ती करनी है संडे को करो, 6 दिन पढ़ो, संडे को करो मस्ती, घूमने फिरने जाओ, कौन वन हु इज स्टॉपिंग यू। लेकिन 4 साल करनी पड़े, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो। और हमने कर्फ्यू लगाया था अपने घर में, लिटरली कर्फ्यू था घर में। सगी किसी की शादी भी होती थी, मैं तो नहीं जाता था, 1 घंटा मिलके आ गए। तो ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्स क्लियर कर लें। ये 4 साल कर्फ्यू के हैं, हमें बताया गया था तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बने, CA बने, सक्सेसफुल हुए। बाकी आपको नहीं बताऊंगा, वो तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी बातें आगे जाके। जब 5% रिजल्ट आ रहा है तो आपको सामने साफ स्पष्ट है, अगर 5 का 2 हो गया तो 20 भी हो सकता है, लेकिन 2 हो गया तो तैयारी ऐसी करो ना 1% में आने की। सारा माइकल लाल कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। सर मैंने तो तैयारी 1% की करी है, 1% रिजल्ट में भी पास होऊंगा मैं। तो रिजल्ट 4 आएगा, 10 आएगा, 20 आए, तुम तो निकल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए तैयारी करो सुप्रीम। अब रिजल्ट कैसा भी आए, लेकिन लोगों क्या होता है, नहीं 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 पास होने की काम करेंगे। जो पास होने की सोचता है वो फेल होता है, जो सोचता है 90 लाऊंगा वो फेल नहीं हो सकता, 90 के 80 आएंगे। इफ यू एम फॉर द स्टार्स, इफ यू एम फॉर द स्काई, यू डोंट गेट द स्काई, यू स्टिल गेट द स्टार्स। तो एम अगर आप रखोगे पास होने का तो नहीं पास हो सकते। एम रखना पड़ेगा 95 का, 100 का, 120 का। 120 आ जाए मेरे, 120 तो नहीं आएंगे, मतलब 100 तो आएंगे ना। चलो लिख लीजिए, सेवेंटी 30, ये उसका भी ब्रेकअप लिख लीजिए। 60 का भी 70-30 और 40 का भी 70-30। 60 नंबर का इनकम टैक्स 42-18 और 40 नंबर का भी 28-12। क्लास में लेके क्या आना है? रजिस्टर, पेन और अपने आप को। 3 चीजें आएंगी क्लास में, रिपीट करो, रजिस्टर, पेन और खुद को लाना मत भूलना। पेपर पेन गलती से रह गए तो हम दे देंगे। कुछ मेरी क्लासेस के हमारे यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही हैं, ये तो जनरल रूल्स हैं। मैं पहले बता दूं ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, जब आप टीचर टिक करते हो ऑनलाइन में जाके, वो पढ़ते तो तुम हो नहीं और टिक कर देते हो, गूगल में ईमेल आईडी बनाना है, कुछ बनाना। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी क्लासेस की। यू हैव टू बी रेगुलर। अब सोचा बैकअप तो मिल ही जाएगा, चल यार आलस सा आ गया, छोड़ दें। देखो लाइव क्लासेस का मज़ा अलग है, इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता। और जब आपको पता रिकॉर्डेड है तो यार चल बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। एक बच्चे ने करी गलती, ये पिछले अटेम्प्ट की बात थी, एक आधी क्लास मिस करा तो लत लग गई उसको, यार सर तो वही पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड ले लेते हैं। अब वो क्या हुआ, उसका बैकअप इतना इकट्ठा हो गया 20 क्लासेस का, वो एग्ज़ाम तक पूरा ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि यार छोड़, आज बारिश हो रही है, समोसे खा लेते हैं, क्लास छोड़ दे आज।
आज बुखार हो रहा है, आज उल्टी लग गई है, चलिए आज छोड़ दे, तो ठीक है, वो एक एक्सट्रीम सिचुएशंस है। लेकिन आई विल रिक्वायर एवरी वन ऑफ यू, भाई सीए इंटर और सीए फाइनल में सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें। अंटिल इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर यू टू कम, फिर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ। दूसरा, अटेंटिव एंड अलर्ट रहो क्लास के अंदर, वो तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्लासेस में तो आप रहोगे ही, और सब क्लासेस में रहना है और टेस्ट देने हैं। और टेक्स्ट में ना इंटरेस्ट डेवलप करो, सोते जागते 108 बार ओम टेक्स्ट नमः, ओम टेक्स्ट नमः करो। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे रग रग में, तुम्हारी नसों में कभी भी तुम्हें खून देना पड़े तो बॉटल में खून की जगह क्या निकले, टेक्स्ट। तो वो हर जगह तुम्हारी नस नस में टेक्स्ट घुस जाए, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट टेक्स्ट बन जाए। मैं फेवरेट ना बनूं, आई डोंट माइंड, बट आपका टेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। जतिन सर सुनना आ रहे हो यहाँ पर, नहीं तो पीटेंगे मुझे, सर क्या कह रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट इज डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन, वो तो मैं जब मैं जाने दूंगा नहीं, लॉक करवा दूंगा। हाँ, कुछ तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ हो गया, देन यू कैन लीव, फिर आई डोंट माइंड। डाउट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आई वॉन्ट माई क्लासेस टू बी इंटरैक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि डाउट्स वायरस की तरह होते हैं, सिस्टम में आए तो करप्ट हो जाते हैं। तो आप 1 बार 2 बार 4 बार 100 बार पूछे, लेकिन एक डाउट क्लियर होने का दोबारा मत पूछ लेना मुझसे, मैं फिर भी बता दूंगा, लेकिन लेकिन जितना हो सके आप डाउट्स पूछो, क्लास के बीच में पूछो, क्लास के बाद पूछो। और कुछ प्रैक्टिस सेशंस हम रखेंगे एक्स्ट्रा, सो दैट वहाँ पर हमें 10 टॉपिक्स इकट्ठे हो गए, 2 टॉपिक इकट्ठे हो गए, 5 टॉपिक इकट्ठे हो गए, सो उनको रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि वी हैव टू ऑर्डिनरी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा। जब जाके अब रिजल्ट 5% आ रहा है तो हम लोगों को भी और ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, क्योंकि 20% रिजल्ट में तो सभी पास हो जाएंगे ऑर्डिनरी एफर्ट से भी, लेकिन वी हैव टू। और मैं तो वैसे भी ये पहले से ही 15 साल हो गए यार, मोर देन 15 ईयर्स पढ़ाते हुए, तो ये तो मैं अपनी क्लासेस में हमेशा करता ही हूँ टेक्स्ट के सब्जेक्ट में, तो कि आपको ये करना ही है। नेक्स्ट, तो आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेक्स्ट से रूबरू भी करवाऊंगा, तो आपको बारीक, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स मेरी क्लासेस में रेगुलरली आप यूज़ करेंगे। एक्ट होगा, रूल होगा, लॉ होगा, सर्कुलर होगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आप लॉ में भी पढ़ते हैं। सब सेक्शन आएगा, वर्ड क्लॉज आएगा, क्योंकि टेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ लॉ। तो कानून की जो बारीकियां हैं वो पता होंगी, तो आपको क्लासेस में चीज़ें समझ आएंगी। तो मेरा आप लोगों से पहला सरल, सस्ता, टिकाऊ, सुशील क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्स्ट? आप बोलिए पहले, आप बोलते ही नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, लिवर है हमारा या हमारा हार्ट है, इनकम पे टैक्स होता है और कहीं टैक्स नहीं होता। तो इसका अगर डिफाइन करना पड़े, व्हाट इज टैक्स, गिव मी आंसर इन 2-3 लाइंस। हाँ जी, वेल्थ का पार्ट, ठीक है, मनी के टर्म्स में, गुड। हाँ जी देवी, फॉर इट्स सर्विस, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस फैसिलिटीज, उसका एक हिस्सा हमें निकाल के देना है, ठीक है। तो इसका जो रियल आंसर है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज टैक्स। तो शुरू की 2 क्लासेस में, एक क्लासेस में बुनियादी बातें क्लियर हो जाएं, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक पाएगा। आपने हरीश साल्वे का नाम सुना है? हरीश साल्वे, अभी शाहरुख खान का बेटा एनसीबी ने पकड़ लिया था, 6 महीने पहले की बात है ना? तुम्हें जानता है वो? तुम्हें कैसे पता? अच्छा, न्यूज़ आती, सही बात है यार। तो क्यों पकड़ लिया था? कुछ वो यॉट पे था, कुछ शिप पे था, तो उनके वकील कौन थे? हरीश साल्वे, जिनको अभी फिर क्लीन चिट मिल गई है ना। तो ऐसे बहुत सारे हाई फ्लाई जो केसेस होते हैं, उसमें हरीश साल्वे साहब एडवोकेट होते हैं। उनकी एक केस या एक पेशी के लिए वो 15-20 लाख रुपए लेते हैं एक दिन के, एक पेशी के लिए, जो एक सैलरी होती है पूरे साल की एक ऑर्डिनरी पर्सन की। तो उनको क्यों मिल रहे हैं 15-20 लाख रुपए और एक दूसरे वाले को तो नहीं मिल रहे इतने? बताइए। क्योंकि उनकी जो पकड़ है लॉ के ऊपर वो ऐसी है, शब्द तो वही है जो आईपीसी होगा, इंडियन पीनल कोड,
शब्द तो भाई उतने ही है ना, वो एक ऑर्डिनरी एडवोकेट के लिए भी और हरीश साल्वे के लिए भी वही है। तो ऐसे टैक्सेशन भी तो शब्द तो वही है, एक आदमी की पकड़ ज्यादा है और एक आदमी की पकड़ कम है। शब्दों के पीछे का जो मीनिंग समझ जाए वो सक्सेसफुल होता है ना, समझ रहे ये बात। तो इसलिए व्हाट इज टैक्स, अगर आपको क्लैरिटी से चीजें पता लग जाएं तो फिर आप टैक्स को कोसोगे नहीं। हाँ यार टैक्स ले लिया, आपने पेरेंट्स सुना होगा ना, अरे बहुत टैक्स देना पड़ रहा है, बहुत टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स का जो आंसर है वो ये है, टैक्स इज लगान। ये भी आमिर खान की एक मूवी आई थी। तो लगान क्या था, फसल का हिस्सा किसानों को देना पड़ता था। कुम्हार जो घड़े बनाता था वो कुछ घड़े राजा को, ब्रिटिश सरकार को दे देता था। कोई डांसर है वो राजा के दरबार में वीकली एक डांस परफॉर्मेंस दे दिया, उसका लगान या टैक्स हो गया। और कोई टीचर है मेरी तरह तो गरीब बच्चों को पढ़ा दे 100 बच्चों को, तो राजा ने कहा तुम्हारा टैक्स हो गया। लेकिन पहले टैक्सेस थे नॉन मॉनेटरी, पहले टैक्सेस थे क्या, नॉन मॉनेटरी, यानी कि बार्टर सिस्टम था कि भाई तुम एक्स दे दो वो वाई दे दे। लेकिन भाई जब से करेंसी सिस्टम आया है तो टैक्सेस हैव बिकम मॉनेटरी। तो अगर हम टैक्स की लीगल डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ कंपल्सरी चार्ज, राइट डाउन, टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज imposed by the government. Tax is a compulsory charge imposed by the government under any law. Tax is a compulsory charge imposed by the government under any law. हाँ जी मेरे बब्बू गोशा बताओ, कंपल्सरी मतलब देना देना है, देना देना है। मैंडेटरी तो लिखो, कंपल्सरी तो मैंडेटरी है भाई, देना है मतलब चॉइस नहीं है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट ऑप्शनल। कि कल निर्मला सीतारमन जी ने कहा गुप्ता जी टैक्स दे दो, कि मन नहीं है मैडम नहीं दूंगा, तो क्या कहेंगी वो, आ जाओ इधर, चलो जेल में चलो, तो पेनल्टी लगाएंगे, चलो जेल में चलो, पुलिस वाले आ जाएंगे। हाँ जी बोलो बोलो, क्या मन में ख्याल आया। चलो जी नेक्स्ट, चार्ज में लिखिए, चार्ज को अंडरलाइन करिए और लिखिए मॉनेटरी चार्ज। ये बात सही है, चार्ज के ऊपर लिखिए मॉनेटरी चार्ज, कंपल्सरी पे लिखिए मैंडेटरी, चार्ज पे लिखिए मॉनेटरी चार्ज। गाइस मॉनेटरी है तो अब टीचर को पढ़ाना नहीं, गरीब बच्चों को पैसे दे देने, सरकार गरीब को पढ़ा लेगी। कुम्हार को मटके बेचकर पैसा आ जाएगा, उसका हिस्सा दे दे, सरकार गरीबों का बेनिफिट देख लेगी। नाचने वाले को या एक्टर को कोई सरकार के लिए परफॉर्मेंस नहीं देनी, परफॉर्मेंस से पैसा आएगा, पैसा सरकार को दे दे, सरकार अपने गरीबों का भला कर लेगी। तो देश चलाने के लिए आपको सरकार की सहायता नहीं करनी, आपको पैसा देना है, वो आप अपना काम करो, समझ गए। तो अब किसान को भी फसल बेचकर जो भी पैसा आए, वैसे किसानी पे टैक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर जहां पर भी लगे तो आप अपने काम को करके पैसा कमाओ, उसमें से निकालकर शेयर सरकार को दो, उससे देश का फायदा होगा। समझ गए बात। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन द वर्ड गवर्नमेंट, अंडरलाइन द वर्ड गवर्नमेंट और अंडरलाइन द वर्ड लॉ। अब मैं थोड़ा सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, गवर्नमेंट और लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो कंपल्सरी बोले तो ऑप्शनल, मैंडेटरी, मैंडेटरी, चार्ज बोले तो मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। दोस्तों हमारा इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया है, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, संविधान। तो हमारा एक संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें भी हमें पढ़नी है? नहीं, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन अ सिलेबस, वो तो एलएलबी जब हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जब सिलेबस में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो फीचर्स के कारण टैक्स लागू हो पाया, वो चीजें समझनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 है, विच सेज
नो टैक्स shall be levied or collected in India except by authority of law। कि हिंदुस्तान में भाई कोई भी टैक्स जब तक लगाया नहीं जाएगा, ना इकट्ठा किया जाएगा, जब तक लॉ परमिट ना कर दे। तो एनी टैक्स विच इज नॉट लेविड लॉफुली इज अ इलीगल टैक्स। इफ द लॉ परमिट्स देन ओनली टैक्स कैन बी लेविड। सो टैक्सेस इन इंडिया लगाए जाएंगे और इकट्ठे किए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस लॉ परमिट्स। लॉ परमिट नहीं करेगा तो हिंदुस्तान की धरती पर, आकाश में, पानी में कोई टैक्स लगाया नहीं जाता। लिखिए एक बार, उसको एनालिसिस करके लिख लीजिए। जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा व्हाट इज टैक्स, उसमें आपने आंसर लिखा टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, नीचे लिखिए एनालिसिस, और उसके बाद ये लिखिए एनालिसिस के नीचे लिखिए बच्चों आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन की ना आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप, तो उसमें जाके 265 पढ़िए भी, तो ये आपके लॉ में भी हेल्प करेंगी चीजें, क्योंकि टैक्स इटसेल्फ आल्सो इज अ लॉ, और लॉ तो आपके सिलेबस में वैसे भी है। तो दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ आल्सो। सो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो लॉ ही टैक्स लगाएगा, कानून के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। कानून नहीं कहता तो टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लगेगा, सिंपल सी बात। मेरा दूसरा क्वेश्चन बच्चों, लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? क्योंकि कह रहा है कानून के अंतर्गत टैक्स लगेगा, तो साला कानून कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, सेंटर और स्टेट। ये कहां लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है? नहीं, और डीप में जाओ, लिस्ट से भी पहले ये है आर्टिकल 246। पहले समझो हर चीज के पीछे का रीजन ये मेरी टेक्स्ट क्लासेस में मिलेगा। आर्टिकल 246 वो कहता है लॉ कैन बी मेड either by parliament or state legislature, provided power is with them। अब देखो जी बच्चा पार्टी, पहली बात तो आर्टिकल 265 ने कहा टैक्स लगाने के लॉ की पावर चाहिए, और लॉ की पावर 246 देता है कि भाई साहब लॉ जो है वो लगाया जाएगा बाय पार्लियामेंट, संसद। हमारी देश की संसद कानून बनाएगी, और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा। हिंदी में विधान सुना है, शब्द सुना होगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी लिखने में, विधान सभा। गाइस पार्लियामेंट किसके अधीन होती है कंट्रोल में? गवर्नमेंट के। बेसिकली मोट एमपीज है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट वही चलाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर कौन चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट। सो प्यारे बच्चों, लॉ मेकिंग पावर is with the central government or the state government, but they cannot make law on any topic. They have to be having the power to make law। उन मुद्दों पर जो आप कह रहे थे, उन टॉपिक्स पर, ऐसा नहीं कल से
मोदी जी का फोन आ गया, फोन नहीं, एक भाषण, देश भाइयों और बहनों, कल से आपके सांस लेने पे टैक्स है और आपके मुंह पे सांसों मीटर लगा दिया जाएगा, जितनी सांसें लेंगे उतने यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। अब वो लॉ मेकर तो है, लेकिन पॉइंट उनका पावर नहीं है सांस पे टैक्स लगाने की, क्योंकि ये पावर कहां दी हुई है गाइस, ये पावर टू मेक लॉ, ये सेकंड पॉइंट लिखना उसके बाद, पावर टू मेक लॉ। प्यारे बच्चों लिखना, जरा सेकंड पॉइंट लिख लो पहले। तो पहले तो लॉ शब्द आया 265 में, लॉ से पावर शब्द आया। अब मैं पावर की बात बताऊंगा। तो टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, लॉ के लिए सरकार चाहिए और सरकार को ताकत चाहिए। रिपीट करो मेरे साथ, टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, लॉ के लिए सरकार चाहिए, सरकार के पास ताकत होनी चाहिए। फिर ताकत कहां से आएगी वो भी बताऊंगा। लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और डायनेमिक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, एंड वट एवर आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। All my name, fame, money, whatever I've got, even my wife also, is because of taxation. अगर if I was not into taxation, पता नहीं मैं करता क्या। Even after becoming a CA, I specialize in taxation. तो इतना कुछ स्कोप है इसमें करने का। तो anyhow, तो पावर टू मेक लॉ, बच्चे पावर टू मेक लॉ दिया हुआ है शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में लॉ किन किन टॉपिक्स पर बना सकते हो, वो टॉपिक जो आप लिस्ट की बात कर रहे थे वो यहां मेंशन्ड है। मैंने बताया, मैं रीजन बताऊंगा कहां चीज क्या लिखी है। चलिए जी, शेड्यूल 7 के अंदर बच्चों 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, बोलो बोलो, नहीं दूसरी वाली स्टेट लिस्ट, क्या सुनाई नहीं दिया? कौन, चलो स्पेलिंग सही है तुम्हारी। कॉन्करेंट लिस्ट, जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में आ गए उस पे लॉ कौन लगाएगा या लॉ कौन ला पाएगा? लॉ कैन बी मेड बाय, लॉ कैन बी मेड बाय, लॉ कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में आ गए उस पे लॉ कौन लेके आएगा? लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और बच्चा बाड़ी, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए उस पे लॉ कौन लेके आएगा? हाँ, जिंदगी मिलकर बिताएंगे। सो लॉ कैन बी मेड बाय, बातें नहीं है, ये डिसिप्लिन बोला है मैंने क्लास में, बातें नहीं। हाँ वो इसने कहा कि भाई सर बोलो, बोलता नहीं, मैं दिखा दूं, मैं बोल सकता हूं। बिल्कुल, मैं पीछे क्यों रहा हूं? क्या कह रहे थे वैसे? ऐसे कह रहा था, इसकी याद आ रही तुझे? लॉ लंगोटिया यार। लॉ कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर ऑन दिस। कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में, अच्छा टैक्सेस लगाने के लिए लॉ चाहिए, लॉ कह रहे हैं सेंट्रल स्टेट बना सकते हैं। एक बात और बता दूं, टैक्सेस लगाने की पावर इन 2 लिस्ट में ही है, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर नहीं है। तो द पावर टू लेवी टैक्सेस, पावर टू लेवी टैक्सेस is
इन दीज टू लिस्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर नहीं है। नो पावर टू लेवी टैक्सेस। यानी कि क्लियर हो गया भाई, टैक्स लगाएगी या तो केंद्र या राज्य। और जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा, केंद्रीय सरकार का लॉ होगा, मोदी जी का लॉ होगा, वो पूरे इंडिया में या एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। भाई मेरी मर्जी है, मेरा पूरा घर है, मैं एक घर में एक कमरे में सोऊं या 4 कमरे फैल के सोऊं, तुम्हें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में लॉ लगा सकती है, वो हिंदुस्तान में लगाए, थोड़े से हिस्से में लगाए। जब मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में टैक्स लगाने की या कानून लगाने की पावर है, मैं हिंदुस्तान में ना लगाऊं, एक एरिया में लगाऊं? बोलो ना, ये सारे बच्चे हमारे हैं, मैं एक की पिटाई करूं? नहीं, मैं करूंगा नहीं, ऑब्वियसली बड़े बच्चे हो तुम तो, अब तो हाथ भी पकड़ लोगे। तो या सबकी करूं, मेरी मर्जी है। बोलो ना बच्चों। नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है, ये भी डिसएडवांटेज है, मैं पिटाई नहीं करता और मैं डांटता भी नहीं हूँ, ये भी डिसएडवांटेज है मेरा, मैं डांटता नहीं, मैंने मुझसे डांटा ही नहीं जाता, मेरे नेचर में ही नहीं कि डांटना। फिर बोला ये है, अच्छा ये नहीं ये, हाँ पहला दिन आप ऐसा करना, 4 महीने में डांट पड़ जाए तो पैसे वापस ले जाना। लो, मैं तो इतना बोल रहा हूँ। अब मुझे इंप्रेस क्यों करना है तुम्हें? भाई 30,000 बच्चे पढ़ा लिए मैंने, इंस्टीट्यूट का मैं फैकल्टी हूं, तो मुझे क्या करना है? लेकिन जतिन सर और कुलदीप सर से बहुत पुराने संबंध है, तो जब उनका फोन आया तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब तुम पैदा भी नहीं होंगे जब से संबंध है, तो मैं मना नहीं कर सकता उनको, कि रिलेशंस ही ऐसे हैं। क्योंकि जब पर्सनल रिलेशंस होते हैं ना, वहां पैसा नहीं देखा जाता। पैसा कहां देखा जाता है? जहां रिलेशंस नहीं होते। आपका भाई कुछ काम करेगा, आप पैसे ले लोगे उससे, या आप उसके लिए कुछ करोगे, पैसा लेगा, तो फिर पैसा लगेगा तो भाई किस बात का? फिर वो भाई नहीं है। तो जहां पर्सनल रिलेशंस होते हैं ना, वहां पर मनी की बात नहीं करते, और फिर मनी की बात वहीं होती है जहां पर पर्सनल रिलेशंस नहीं है। आपका दोस्त पार्टी दे रहा है आपको, और फिर बोले पैसे दे, या तो डच करना होता है, वो बात अलग है। समझ गए मेरी बात? ये नहीं कि पहली क्लास है कि मेरे को यहाँ पर एक लड़की वाले आए हुए देखने मुझे, मैं बड़ा होनहार हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो भाई कोई लड़कियां कोई देखने आई है मुझे, मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं पढ़ा चुका, मैं कोई हाँ न्यू कमर टीचर होता ना, मैं 15 साल पहले मैं, हाँ फिर मैं इम्प्रेस करता था बच्चों को। जब मैं पहली क्लास याद है मुझे, मेरे पहले बैच में जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, एक बच्चा बैठा था, उसके बाद कारवां इतना बड़ा, तो उस टाइम लगता था यार बच्चा भाग ना जाए, उस टाइम डर था ना, डर। अब डर को हम डर देते हैं, हम डरते नहीं, अब डर को डर देते हैं। यही आपको सीखना है लाइफ में, डर के आगे जीत, ये फैक्ट है। ये सारी बातें सही बनाई गई हैं, जब भी तो जिंदगी में मजा आता है। अगर रात को आपको भूत का डर नहीं, तो रात को घूम सकते हो, रात को चोरी का डर नहीं तो घूम सकते हो, लेकिन डर होता है कोई लूट ना ले, तो अगर डर है तो फिर नहीं घूम पाओगे। तो जब डर ही तो है आपको जो मार रहा है, और क्या मार रहा है लाइफ में? फियर ही तो है, विच डज नॉट लेट यू परफॉर्म। एग्जाम में बैंड बजाता था हमारा भी कभी कभार, इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग का है ना डर, नहीं है? अब मैं तुम इधर बोलो, आ जाओ इधर 2 मिनट आओ, बच्चों को संबोधित करो, नहीं 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 सर रहने दो, वो फियर है। तुम्हें क्या ले, इधर सुमित तुम आओ, नहीं सुमित आ जाओ इधर, 2 मिनट सुमित आ जाओ, इधर आओ, और एक बार बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग साला पढ़ जा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए लाइव क्लास में लेके आऊंगा मैं। चल इधर आके खड़ा हो जा और बच्चों से 2 मिनट बात कर, चल एक सेकेंड आओ, और बच्चों को देखो, और 2 मिनट्स बच्चों से बात करो। मैं यहां पर मान लो नहीं हूं, तो बच्चों अभी बच्चों मैंने क्लास में एक बच्चे को बुला लिया स्टेज पर, तो ही इज गोइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड डिस्कस समथिंग अबाउट हिम एंड यू। तो जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे देख रहे हैं, अभी मैं इन्हीं से बात कर रहा हूं, तो आप
टेम्परेरीली समझिएगा। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे मत देखो। टेक्स्ट के बारे में बात मत करो, और कोई बात कर लो यार। मैं नहीं हूं। चलो यार, लेट्स हैव अ क्लैप फॉर हिम, ही केम हियर। मुझे ये नहीं लग रहा था कि आएगा। सो ही हैज लेस फियर। एक बच्चे को और टेस्ट करते हैं, कौन आना चाहेगा? ये देख, ऐसा क्लास में होता था, टीचर होती कौन आना चाहिए ना, टीचर को मत देखना उस टाइम पे, उस टाइम पे टीचर को ना देखो। तो मैंने पकड़ लिया। व्हाट्स योर नेम डियर? कुंवर प्रताप। तो मैंने कुंवर प्रताप को पकड़ लिया, डरा हुआ है। क्योंकि गोल्डन रूल होता है कि जब क्लास में टीचर बोले ना आ जाओ या पढ़ो, तो टीचर को मत देखो। तो वो डरपोक स्टूडेंट है सबसे ज्यादा, तो कुंवर प्रताप सबसे ज्यादा डर रहा है। आ जाओ। क्या बात है यार, वैसे सो नाइस मैन। कसम से मैं नहीं था इतना बिंदास बचपन में। वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं यार सच में यार, आजकल के बच्चे बड़े बिंदास हैं। सो नाइस। मुझे क्या देखा, मैं नहीं हूं। 5 मिनट बच्चों को संबोधित करो। अच्छा तो बेटा मेरे प्यारे लड्डू, 1 मिनट कर दे संबोधित। ज्यादा मत कर लेना। क्यों रुका नहीं जा रहा? यहां पर कुछ हो रहा, फील हो रहा है? बस यही डर, हल्का सा एक नर्वसनेस, फ्लटर्स इन द स्टमक, वो दिखाना हो रहा है ना। मुझे भी होता था, बैठ जा। थैंक यू, वेरी गुड, लेट्स हैव अ क्लैप फॉर इट। तो यही दिखाना चाह रहा हूं कि फियर होता है, जब ओवरकम कर लोगे ना, मजा आना। सब मुझे मजा आ रहा है पढ़ाते हुए, लेकिन पहली क्लास में नहीं था। असर 15 साल पहले मैं भी डरता था। तो पहली क्लास उन्होंने जब बोली ना, वो जब की बात है बेटा, छोड़ा है वो गाना ना, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। तो कहने का छोड़ा है भाई, बढ़ो आगे। हाँ जी बेटा, थैंक यू। मुझे पता नहीं था ये भी अगर डर निकलना स्टार्ट हुआ ना। इतना डरपोक स्टूडेंट, पब्लिक स्पीकिंग का दब्बू। क्लास में मैं दब्बू स्टूडेंट था। लड़कियां को अप्रोच भी करती थी, मैंने कहा बहन मत आ मेरे पास। अब पछतावा होता मैं क्यों किया, लेकिन क्या करें। इसलिए लाइफ का पल पल जियो, एंजॉय करो यार, बिंदास पढ़ो, मजे करो, एंजॉय करो, डर निकाल दो। डर निकल गया ना लाइफ में, जब मजा आता है। अभी कुलदीप सर से मुलाकात हुई ना, तो कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा सर मैं नहीं डरता किसी के बाप से, अपने बाप को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते। क्यों डरे? टैलेंट है, क्या कमी है? जहां बैठेंगे वहीं सोना निकाल देंगे, क्यों डरे? तो आप लोग भी अपने 4 साल के कोर्स में बढ़िया पढ़ाई करो, डरे नो। क्योंकि डरने से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस से परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस पे पूरा इफेक्ट पड़ता है। और जिस दिन डर निकल, जितने भी अचीवर्स हैं दुनिया में, वो डरते नहीं। आपको लगा मोदी जी डरते हैं किसी से? केजरीवाल साहब डरते हैं, अमिताभ बच्चन डरते हैं, कपिल शर्मा डरते हैं, मुकेश अंबानी डरते हैं। डरना डज नॉट मीन सामने पुलिस वाला खड़ा है, कौन है तू, मैं डरता नहीं तुझसे, ये बात नहीं कर रहा मैं। जब आप क्यों परिस्थितियों को इतना हावी होने दो। मैं डरता था ना, मैं बता रहा हूं, एग्जाम्स में, क्लास में। और वो डरने वाली चीज ना कुछ बाय बर्थ मिलती है, जीन्स में होता है। मेरी डॉटर है ना, वो मैं भी डरपोक था स्कूल में, तो मेरी डॉटर भी ऐसी है। वो पापा टीचर से ऐसे कैसे बात, टीचर के आंख में आंख डाल के बोल, तुमने नहीं करी गलती तो। कि नहीं कैसे कैसे, मैंने कहा क्यों डर रही है? कि नहीं पापा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मैं भी नहीं कर पाता था ना, टाइम ने सिखाया। जब गलती नहीं है तो क्यों डरे, क्या हो जाएगा? तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी तो इसलिए आप ही की बात थी कि छोड़ा है वो गलियां बेटा, छोड़ा है। सो पावर टू लेवी टैक्सेस इन गिवन अंडर दीज 2 लिस्ट्स। ये जो 2 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसमें टैक्स लगाने की पावर दी गई है। तो यानी कि जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा या पार्ट ऑफ
इंडिया में लागू होगा, उनकी मर्जी है। वो कानून चाहे टैक्स का हो, लेबर का हो, एनवायरमेंट का हो, कोई भी कानून हो, मोटर व्हीकल एक्ट हो, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कानून होंगे वो एप्लीकेबल होल ऑफ द स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट, होल ऑफ द स्टेट और पार्ट। देखो राइटिंग ठीक हो गई ना, तो 15 मिनट में ठीक हो गई। पार्ट ऑफ स्टेट जैसे विकासपुरी में लागू कर दें, कल्याणपुरी में लागू कर दें, मंगोलपुरी में लागू कर दें, इस एरिया में लागू होगा खाली। जैसे सेक्शन 144 लगाना होता है, 144 धारा, तो हर जगह कोई लगाते हैं, कहीं लगा दो, तो एक एरिया में लगा दिया, एक एरिया से हटा दिया, मर्जी है उनकी। भाई आपका पूरा कमरा है, अब इस कमरे में बैठ जाओ, उस कमरे में बैठ जाओ, सॉरी एक कमरा है तो इस साइड पे उस साइड पे आपकी मर्जी। पूरा घर है तो किसी कमरे में भी आ जाओ, समझ गए मेरी बात। तो टैक्स लगाने की पावर या तो केंद्र के पास है या राज्य के पास है, एज पर दिस। अब रिवाइज करो जरा इसको, हम ऊपर लेके जाएं तो ऊपर कैसे जाएगा, हाँ जी आइए जरा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, देखो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग गया, दोबारा से एक बार रिकैप करें पहले से। टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। तो टैक्सेस मैंडेटरी ऑप्शनल है, चार्ज मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। तो टैक्स के लिए चाहिए हमें कोई लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए पावर, और वो पावर कहां दी हुई है, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो टैक्सेस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, क्लियर। अब मुझे ये बता दीजिए फटाफट भैया, सरकार को किसी भी टॉपिक पे अगर लॉ लाना है, कानून लाना है, तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ। किस पर डिस्कशन होगा, किस पर, क्या टॉपिक। तो डिस्कशन वर्बली होगा, रिटर्न में होगा। तो रिटर्न क्या, वो कहां होंगे वो पेपर, उसको क्या कहते हैं, हाँ बिल। सबसे पहले बिल बनाया जाएगा। बिल क्या है, परफॉर्मा, किस पे लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कोई अगर पालन ना करे तो पनिश कैसे करना है, तो बिल बनाया जाएगा, ऐसा परफॉर्मा। बिल को कहां रखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा को पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर कहां रखा जाएगा, राज्यसभा, लोअर हाउस कहते हैं भाई इसको, और इसको कहते हैं बच्चों अपर हाउस। लोकसभा के 544 सांसद हैं, एमपीस, जो हम चुनते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें मोदी जी एक हो गए और बाकी पीपल ऑफ इंडिया। इसके राज्यसभा के आई एम नॉट अवेयर, बट ये कैसे अपॉइंट होते हैं, ये कैसे पॉइंट, इसमें भी लगभग 200-250, क्योंकि बिल खाली लोकसभा से पास होने के बाद लागू नहीं हो सकता, उसको राज्यसभा से भी पास करवाना है। और राज्यसभा के जो सांसद इनको भी कहते हैं, लेकिन ये कौन अपॉइंट करता है राज्यसभा के सांसद, नहीं प्रेसिडेंट इतने 250 लोगों को अपॉइंट करता है, नहीं। गवर्नमेंट अगर करने लग जाएगी तो वो तो अपने लोगों को बैठा देगी, नहीं। लोअर हाउस को तो हमने चुना है, इनको ना स्टेट के एमएलए चुनते हैं, स्टेट के एमएलए। केजरीवाल साहब दिल्ली में, इनकी 70 लोग, यूपी के, तो स्टेट के जो एमएलए हैं वो चुनते हैं। तो सेंटर पे तो हमने चुना लोकसभा, और स्टेट की नुमाइंदगी, स्टेट भी रिप्रेजेंटेड रहे सेंट्रल लॉज में। तो जो स्टेट के एमएलए हमने चुने थे, दीज वर इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड, इनको वो बोलते हैं हिंदी में विधायक। जो विधायक होते हैं स्टेट्स के, वो सांसद को जो राज्यसभा के हैं उनको मनोनीत करते हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं और वोटिंग्स होती हैं। इसी में आपकी अभी
बहुत फेमस पर्सनालिटीज में से कुछ, शायद अभी नाम पीटी उषा जी आई हैं। अच्छा, कुछ कुछ इसमें परसेंटेज है 10-20 जो सरकार चुन सकती है, लेकिन बाकी मेजॉरिटी आर अपॉन स्टेट। तो स्टेट के अंदर अगर पहले क्या हुआ था, जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई तो लोअर हाउस में तो उनकी खूब अच्छी मेजॉरिटी 300 प्लस, क्योंकि 2544 है, आधा है वो है 272, और इनके अपने 300 बंदे थे, तो इनकी तो मेजॉरिटी तो यहां पर थी। प्रॉब्लम बीजेपी को आ रही थी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स कम थी 2014 में। कांग्रेस थी कई जगह पे समाजवादी पार्टी थी। 2014 में तो योगी जी नहीं थे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे ही फिर हल्के हल्के जब स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी का आने लग गई, तो बीजेपी के जो मनोनीत बंदे हैं, सांसद हैं जो अपर हाउस के, वो बढ़ने लग गए। तो इनकी भी अब कहीं ना कहीं अपनी अपनी मेजॉरिटी तो नहीं है, मिल बांट कर है। समझ रहे हो, ये है काम। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेंटर को भी पावर दी है। ऐसा ना हो ना सेंटर सारे बिल्स पास करवा दे अपनी ही मेजॉरिटी के बेसिस पे। भाई स्टेट की नुमाइंदगी भी राज्यसभा में डाली गई है, और राज्यसभा के बाद कहां जाएगा बच्चों? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साहब उसको साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। इट विल बिकम अ एक्ट एंड देन इट विल बिकम एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज अ प्रोसेस, इफ यू वांट टू कॉपी इट, छोटा सा एरो लगा के बिल LS-RS प्रेसिडेंट एक्ट शॉर्ट में करके लिख लीजिए। बिल LS-RS प्रेसिडेंट एक्ट। बस मैं 10 मिनट और लूंगा, आज पहली क्लास है, ज्यादा मैं टाइम अभी नहीं दूंगा आप लोगों को, ना आपका लूंगा। सो बिल LS-RS प्रेसिडेंट, और हम सब लोगों के एग्जाम मई 2023 में है या नवंबर में है? ठीक है, थैंक गॉड। तो वी ऑल हैव आवर एग्जाम्स इन May 23। जब तक तुम्हें पेलने की मेरे पास आजादी है, आई हैव द फ्रीडम टू पेलेंगे तुम लोगों को, टाइम बहुत है। चलो, सो बिल LS-RS प्रेसिडेंट। और ऐसे बेटा एक बार स्टेट लॉस कैसे बनते हैं? हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस? वैसे हमारे सिलेबस में स्टेट गवर्नमेंट के लॉज नहीं होते, क्योंकि हमारे जो सीए के पेपर है ना पूरे इंडिया में सेम होते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं, यूपी गवर्नमेंट का क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं है पापा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं। हाँ जी बताओ, ये भी बिल लाते हैं, हाउ डज, ये भी बिल लाके आते हैं, और इसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब इनका भी कॉन्सेप्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर। और फिर किसके पास भेजते हैं साइन होने के लिए? जैसे सेंट्रल बिल्स, तो प्रेसिडेंट साहब कौन है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी। तो पहले हमारे कोविंद साहब थे। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के लॉस किसके पास जाएंगे साइन होने के लिए? प्राइम मिनिस्टर के पास है, पिटेगा। सीएम, भाई सीएम तो बिल लाता है, कैबिनेट उसकी। प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉस के लिए है गवर्नर, तो उनका नुमाइंदगी गवर्नर साहब करते हैं, और गवर्नर साइन कर दे तो क्या बन जाता है? एक्ट। और फिर वो एक्ट कहां एप्लीकेबल हो जाता है? होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट, जब उनकी मर्जी है। तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनाने का तरीका गाइस ये है। हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस? बिल, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर और एक्ट। देश हमारा बचा हुआ इसलिए है, यहां पर कानून की व्यवस्था है, नहीं तो मुश्किल हो जाता रहना। देख ही रहे हो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितना कियोस है, कितना कियोस है। एटलीस्ट यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कियोस तो नहीं है। लॉ है, जुडिशरी है, पुलिस है, सिस्टम्स हैं, कभी काम नहीं करते, लेकिन ठीक है यार, घर में भी तो कभी कभी एसी टीवी काम नहीं करते यार, वो तो देश की बात है। चलिए, मैं अब क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया, वो उसको निपटा के हम चलेंगे। कॉपी कर लिया?
आइए जरा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्लियर करना है, वाई आर टैक्सेस लेवीड। मेरा क्वेश्चन ये है, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं कंट्री को रन करने के लिए? हाँ जी, किसकी, क्यों चाहिए इनकम? सर्विसेज कंट्री रन होगी तो एक मिलता जुलता आंसर। हाँ जी, पब्लिक वेलफेयर कंट्री रन सर्विसेज, रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। तुम्हारा क्या इनपुट है? यही सेम, वाओ, तुम्हारा भी सेम, बहुत बढ़िया। देखो भैया, टैक्सेस के पीछे जो आपने बताया ना, वो एक रीजन है, और वो ये रीजन है रेवेन्यू सर्विसेज का वेलफेयर ऑफ द नेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट। अब मुझे याद है हम लोग भी अपनी सीए की क्लासेस लेते थे, और उस टाइम हमारे एक सर होते थे, जेबी गुप्ता सर, शालीमार बाग में। आई थिंक जो भी सीए 2002 से पहले बना होगा, अब तो पुराना छोड़ दिया उन्होंने, शालीमार बाग में पढ़ाते थे। उनका रूम इससे भी छोटा था, और वो 58 बच्चों को बैठाते थे। क्या 60 नहीं कहूंगी यहां पर, वो तो अभी तो बहुत खुले खुले बैठे हो। नहीं, छत पे पंखे से लटकते थे हम। नहीं, कुर्सियां होती थी पर वो बेंचेस लगा रखी थी, लकड़ी वाली जो बेंचेस हैं। और बेचारे कोने वाले बच्चों को अगर लघु शंका जाना पड़े, जा नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद 4 बच्चे बिठा दिए, उनको उठाएं कैसे? और फिर सारी क्लास की सारी अर्थव्यवस्था खराब, पीछे टांगे निकल रही, किसी का कुछ निकल रहा है, तो भाई कहाँ संभालेंगे सब लोग? तो ये दिक्कत हो जाती थी उस वक्त। एनी हाउ, वो भी दिन थे। तो मैं पेरेंट्स से बोलते थे गाड़ी दे दो, देते क्या? नहीं, गाड़ी नहीं देंगे, पहले कुछ अपने सिर पे, अपने पैरों पे, सॉरी सिर पे नहीं, सिर पे तो हम खड़े ही रहते थे, तो पैरों पे खड़े हो जाओ। तो उस वक्त वो बसों का सहारा लेते थे। लेकिन आज आप लोगों के लिए मुझे कितना आराम नहीं हो गया मेट्रो के कारण ट्रैवलिंग। तो ये ही फैसिलिटीज के कारण सरकार हमें, और कितना एसी मेट्रो, बढ़िया सी साफ सुथरी। मुझे याद है बसों के बहुत धक्के खाए हमने। 11 नंबर की बस पकड़ ली हमने, भागते थे इधर उधर। पास यूनिवर्सिटी का चलाते थे हम, फीस ना, वो बस की टिकट ना देनी पड़े। जिस भी कॉलेज उस एरिया में होता था ना, उसी कॉलेज के हमें है 2-4 बच्चे होते थे। तभी भी चलता है ऐसे कुछ पास वास, तो दे दो पैसे। अच्छा, ऐसा हुआ है, करते ना पास वास का काम? तेरे तो शक्ल से भी लगता है तू करता ही होगा। मजाक कर रहा। हाँ हाँ, वो डर लगता था। हाँ चलो, अभी भी चल रहा है यानी कि यार, इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स। ग्रेट है यार। तो मेट्रो प्रोजेक्ट देखो, और देखो जरा, ये फ्लाईओवर्स दिल्ली में इतनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं, फ्लाईओवर्स बन गए, अंडरपास, ओवरब्रिज, हाईवे, स्टेट हाईवेज, कितना आराम हो गया। उसके बाद एजुकेशन, कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े तो गवर्नमेंट स्कूल में फीस कितनी होती है पर महीने? मिनिमम, है ना? और थी भी नहीं, और पढ़ाई की एजुकेशन अच्छी है, मतलब। और अब तो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाने गवर्नमेंट स्कूल्स में गया था दिल्ली के, तो लेकिन मुझे तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आया उस वक्त। तो टेबल्स, चेयर्स, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी। अब गरीब बच्चों को क्या होगा यार? अगर प्राइवेट स्कूल तो फीस 30,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना लेते हैं, तो क्या होगा? अगर टैक्सेस नहीं लेगी तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल चला नहीं पाएगी। फिर अभी बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है वो क्या कर पाएगा? तो ये भी तो टैक्सेस का फायदा है। और जब तक देश नहीं बढ़ सकता, जब तक सब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे। तो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं ना देश में आज, लैक ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है वो झगड़े में पड़ता ही नहीं, वो सड़कों पे डंडे नहीं उठाता, तलवारें नहीं उठाता, बोलते मुझे अपना काम करना। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली हेल्थ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविड का, एक वैक्सीनेशन तो आप, मैंने भी फ्री में लगवाई है, एक मैंने पैसे दिए थे, तो आपने तो सारी फ्री में लगवाई होंगी, है ना? तो उसके पैसे गवर्नमेंट का कहां से आए? टैक्सेस दोगे तो आएंगे ना। ऐसे ही बेटा हमारे डिफेंस देख लीजिए देश का, चाइना बैठी एक जगह चुल दे रखती है, 47 से उन्होंने चुल दे रखा है पाकिस्तान ने। अब तो श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो गई, वहां पर चाइना घुस रही है, उनकी एक शिप भी आ गई थी वहां पर। तो इतना हॉस्टाइल नेबरहुड है, पैसा नहीं होगा सरकार के पास, तो ये जो फ्रीडम से बैठे ना मजे से एसी खोलकर पेप्सी पी रहे हैं, सोचो जरा
कभी भी देश हमारा आजाद रहा है 100 साल पहले तक? सोचो लोग कैसे जीते होंगे, कभी मुगल्स आ गए, कभी ब्रिटिशर्स आ गए, कभी फलाना सेना आ गई। सोच सकते हो? रातों रात गांव उजड़ गए, रातों रात लोग उजड़ गए, आराम से बैठे हैं हम, और हम क्रिटिसाइज करते हैं अभी भी। कितनी फ्रीडम है, और तुम्हारे हाथ में फोन है, 100 GB तुम्हें मिल रहा है पर डे, 1 GB मिल रहा है आराम से। हमारे टाइम तो 300 GB होता था, 300 रुपए का। जब हमें सेलफोन्स आए 1998 की बात है, 300 MB महीने का, 300 रुपए का। MB बेटा, MB, GB नहीं, जो तुम खाली कर देते हो 10 बजे तक, फिर 2 घंटे वेट करते हो कि 12 बजे कब 1 GB और मिलेगा। हाँ जी बेटा, हाँ जियो से पहले तक। तो भाई सुन लो, 32 रुपए मिनट कॉल थी, 32 रुपए मिनट कॉल, और 16 रुपए इनकमिंग की कॉल, उस वक्त जब मोबाइल फोन्स आए थे। 99 की बात है, मुझे याद है, हम फोन लेके जाते थे तो हम उठाते नहीं थे, किसी का घर से फोन आ गया, फोन काट दो। हम मिस कॉल से बताने का कि हम 2 बार मिस कॉल मार दी तो मैं आ रहा हूं, 3 बार मिस कॉल तो मैं जा रहा हूं, ये ऐसे हमने साइन भाई। और किसी ने गलती से तुम्हारा फोन उठा लिया तो ऐसे गाली देने का मन करता है, कुत्ते कमीने, पागल है साले। हाँ, और पल्स भी नहीं थी। ये तो अभी आए 1 पैसा पर सेकंड, सेकंड की पल्स है, 4 सेकंड तो 4 सेकंड के। ये हाल था जब पैसे नहीं थे गवर्नमेंट के पास। तो लास्ट के 20 सालों पैसा आया तो सस्ते हो गए तुम्हारे लिए। मजे से बैठ के मोबाइल में घुसे रहो तुम पूरा दिन, 24 घंटे इस्तेमाल करो। बच्चे कह ही रहे थे 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब तुम करना मेरी क्लास में, तुम्हें बताऊंगा मैं। चलो जी, तो ये बस अब समराइज कर रहे हैं बस हम आज की कहानी। 1 सेकेंड जी, अब मैं आपको बता रहा हूं रीजंस फॉर लेविंग टैक्सेस। लिखो जी क्वेश्चन ये वाला, वाई आर टैक्सेस लेविड? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वाई आर टैक्सेस लेविड? देखो ये सब रीजन समझोगे तो आपको पॉइंट समझ आएगा। पहला रीजन क्या बताया आपने? रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और रेवेन्यू क्यों चाहिए? देश चलाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सर्विसेज। क्लास में फोन उठा लिया, बबुआ बबुआ बाहर चले जाके बात कर लो। घर से आया था या घरवाली का? 5 मिनट दोस्त को कह रहे हो? दोस्ती लग रहा है मुझे ये। नहीं बेटा, ऐसे 5 मिनट तो उसको ही कहा जाता है। वो तो नाम बदल देते हैं, प्रियंका का प्रशांत बना देते हैं फोन पे। तो हमने किया ऐसा काम, कॉलेज में किया, स्कूल में तो नहीं कर पाए। 5 मिनट क्या? तो, अच्छा, तो अधीर हो रहा है दोस्त, मिलने का मन कर रहा है। चलो मजाक कर। रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, भाई हम लोग भी जवान थे कभी, हमारे अंदर भी हार्मोन्स थे उस वक्त। रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने नहीं बताई मुझे, रीप्राइसिंग। रीप्राइसिंग थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ी सी राइटिंग की इस टैब पे मुझे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हो जाएगी वो, कोई बात नहीं है। रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चीजों को सस्ता करना और महंगा करना टैक्स के हाथ में है। चीजें महंगी होती जा रही है, टैक्स कम करो यार। चीजें सस्ती होंगी तो लोग खरीद पाएंगे। और चीज बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही है या सस्ती है, जैसे बाहर से सोना बहुत आ रहा था, अभी 1 महीने पहले की बात है, स्विट्जरलैंड से और इन सब से ऑफिशियली देश में सोना बहुत आ रहा था। गोल्ड इंडिया में आ रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जाता है, डॉलर की पेमेंट्स होती हैं। सारा डॉलर ने 80 टच कर दिया आंकड़ा, 80 का आंकड़ा डॉलर टच कर गया। पाकिस्तान में शायद 150, कुछ पौने 200, हमारे 80। तो गवर्नमेंट को ये चिंता हो गई कि डॉलर अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो डॉलर स्ट्रांग हो जाए, होने में 90 हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई हमारा जो तेल आता है ना बाहर से,
वो महंगा मिलेगा, और तेल महंगा मिलेगा तो पूरी देश में महंगाई बढ़ जाएगी। आप समझ रहे इकोनॉमिक्स के सिद्धांत क्या? सोना ज्यादा आया, डॉलर ज्यादा गए, डॉलर की डिमांड, क्योंकि डॉलर की पेमेंट करनी है, डॉलर ज्यादा, महंगाई ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड पर, 12% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी। ये करते ही जुलाई के गोल्ड के इंपोर्ट्स तोड़ दिए गवर्नमेंट ने, 90% गोल्ड इंपोर्ट्स कम हो गए। एकदम गोल्ड 2000 रुपए महंगा हो गया, 1000-1500, डिमांड जीरो हो गई, इंपोर्ट कम हो गया, रुपया 80 से वापस 78 की 79 पे बोल रहे हैं आ जाएगा। तो गवर्नमेंट प्राइसिंग गुड्स और सर्विसेज को सस्ता महंगा टैक्स से करती है। डिमांड सप्लाई, बच्चे डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करती है, डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है। तो टैक्सेस ये मत सोचो कि सरकार खूनी दरिंदा है, चूस रही है हमसे टैक्स। भाई इसके पीछे देश की इकोनॉमी को भी संभालना है, डिमांड सप्लाई के साइकिल्स को भी बचाना है। तीसरा रीजन जो टैक्स का आपने नहीं बताया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपने रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी। रॉबिनहुड कौन था? रॉबिनहुड एक डाकू, अमीरों को लूटता था। तो यही टैक्सेस करते हैं। अब मान लो एक रिच आदमी है, वो कमा रहा है 1 करोड़ रुपए, और एक मिडिल क्लास वर्गीय, क्या मिडिल वर्गीय क्या कहते हैं हिंदी में? मिडिल, मध्यम वर्गीय, मैंने हिंदी की न्यूज बहुत देखी है, 5 लाख रुपए कमा रहा है। 1 करोड़ वाले पे पता है आपको लगभग क्या बात, तो मैं 38 कर देता हूं, चल 40 ही करो, राउंड ऑफ। 40 लाख का अप्रोक्स टैक्स बनता है, तो उसका बच्चा कितना? 60 लाख, और 5 लाख पे टैक्स नहीं है, तो इसके पास कितना बचा? 5 लाख। क्या दोनों में इनइक्वालिटी कम हुई? पहले था 1 करोड़ 5 लाख, 20 गुना ज्यादा कमा रहा है, अब कितना गुना रह गया? 12 गुना। तो जो उड़ रहा था ना, उड़ रहा था वो हवा में, 1 करोड़ वाला 1 करोड़ कमाए, क्या तेरे 40 गए, वो सदमे में रहेगा, शांति से रहेगा। क्योंकि एक लंबा बच्चा हो, एक छोटा बच्चा हो, लंबा वाला मैं बहुत लंबा हूं, गौर ने पैर काट दिए, क्या बैठ, उड़ मत। तो इनइक्वालिटीज कम होती हैं, गरीब अमीरों से लेकर गरीबों को देती है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, जिनका पैसा नहीं था बड़े खुश थे कि अमीर वाले लगे लाइन में, मजा आ गया, हमारे बंदे कमाया ही नहीं हमने तो बचपन से, इसलिए नहीं कमाया। नकारात्मक सोच है, लेकिन ठीक है। चलिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब, और लास्ट नॉट द लीस्ट, टैक्सेस का चौथा रीजन बच्चे, टैक्सेस का चौथा रीजन है बच्चे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION। रिप्रेजेंटेशन का मतलब सरकार में आपका बोलने का हक, से इन गवर्नमेंट। क्या मतलब? सुनो मेरी बात, आपको पॉकेट मनी मिलती है पेरेंट्स से, यू गेट पॉकेट मनी, तो क्या भीख मांगे लाते हो पैसे कहीं से? तो खर्चा तो कर रहे हो हमारा, तो वो चाहे रेगुलर ना मिल रहा हो, मिलते हैं ना, बोलो। या फिर पड़ोसी को जा, तो शर्मा जी, वर्मा जी, चड्डा साहब पैसे देना 500 रुपए, खर्चा कर रहे हो तुम्हारा, डांट भी मारते हैं। कल से तुम्हारा खर्चा बंद, जेब खर्ची बंद, कपड़े लत्ते खाना पीना बंद, घर से बाहर। सुन लो भाई, और फिर सुनाएंगे ऊपर से, सुन लोगे? सब कुछ बंद करने के बाद सुना भी रहे हैं, तुम लोग को देते हो, तुम बोले जा रहे हो बैठ के, ऐसे बोलना मत। बता रहा हूँ, खूब पिटाई होगी, मैं प्लीज ये बात मम्मी पापा को बताना। लेकिन फायदे गिव एंड टेक होता है, वो करते हैं तो बोलते भी हैं। तो हम टैक्स देते हैं सरकार को, तो बोलने का हक है, रिप्रेजेंटेशन है, हमारी सुनवाई है, RTI फाइल कर सकते हैं। ये क्लासेस जो आप टैक्स की लोगे, ये मुफ्त है क्या? हैं? पैसे लगेंगे ना। अगर कुछ सर्विस में कमी रह गई कहीं से भी, तो चिल्लाओगे ना आके, और मुफ्त में होती और चिल्लाते
तो कौन सुनता, और भागे थे। ऐसे तो फिर भी नहीं करते हम तो, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं मैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गिव एंड टेक होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है आपको, बोलने का हक। आई एम ए टैक्स पेयर, सड़कें क्यों नहीं बनी, एमएलए साहब, एमपी साहब क्या कर रहे हो, करवाते हैं। दिस इज द, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज 4 R's ऑफ टैक्सेशन। 4 R's ऑफ टैक्सेशन: रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन। चलो बच्चों, तो अब फटाफट हम अपने आज की कक्षा को और क्लास को समराइज करने वाले हैं। आज हमने क्या पेचीदगियां सीखी, आज हमने क्या बातें सीखी। एक तो मैंने आपको मुझसे पढ़ने के कुछ डिसएडवांटेजेस बता दिए, तो अगर आपको ये डिसएडवांटेजेस कबूल हो तो समझ रहे हैं आप, आपको आना है, क्योंकि मुझे क्या लगता है रटवाने का कोई फायदा नहीं है। पास शायद हो भी जाओ, लेकिन अल्टीमेटली फेल ही रहोगे। और यहां पर अगर आप समझ जाओ तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ आप बड़ा काम कर जाओ। 2-3 बातें और हैं। टैक्सेस आंसर दीजिएगा बस आप, सो दैट मैं चेक कर लूं आपको पहुंच गई बात, नहीं पहुंच गई। मैंडेटरी ऑप्शनल है, मैंडेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, अंडर एनी लॉ और विदाउट लॉ, any law. Law can be made by center or state, both, but in Texas it can be by center or state. Central laws are applicable for whole of India or part of India. State laws are applicable for part of India or whole of India, or part of state or whole of state, both. But where is the power to make law given to the central government? Schedule 7 of the Article 240 Union List and combined with concurrent list. स्टेट के पास पावर का है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। टैक्सेस लगाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो अब आगे की क्लासेस में 1-2 क्लास में और बुनियादी बातें लगाएंगे, और उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स 60 मार्क्स और जीएसटी 40, 70-30 की बाइफिकेशन दोनों में है। चलो जी, कुछ लास्ट में जाते जाते कोई डाउट, क्वेरी, शंका, कंफ्यूजन मन में है तो पूछ लीजिए। मेरे बारे में गूगल कर लेना, जो मैंने बता दिया उससे भी चीजें आप मिल जाएंगी, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। पूछना है कुछ डाउट? ये तो बैग पहन के बैठ गए भाई, ये भगवान, स्कूल के बच्चे भी तुमसे बेटर हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बटन दबाऊं, इजेक्ट होके रॉकेट की तरह निकल जाऊं मैं। हाँ, वो घंटी के बाद से पहले ही, अरे ऐसा होता था कि वो 8वां पीरियड खत्म होने से 10 मिनट पहले चुल सी लग जाती है, बस खत्म कर, टॉर्चर कर रही है टीचर, अरे बंद कर। अच्छा, हाँ, ये तेरी मन की बात जानता है, कुछ ज्यादा ही तेरा लंगोटिया यार है। चलो जी गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप एवरीवन क्लियर्स द एग्जाम द फर्स्ट अटेम्प्ट, शाइन लाइक स्टार्स, और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर।